बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आपका वीकेंड बड़ा पॉजिटिव गुजरा होगा। आपने फैमिली के साथ भी वक्त गुजारा होगा, फ्रेंड्स के साथ भी, और कुछ टाइम अपनी ज़ात को भी दिया होगा। बिकॉज आज मैं बात करना चाहूँगी एक स्पेसिफिक डे के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उस दिन की बात करने से पहले थोड़ी सी गाइडेंस देना चाहूँगी आग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप सोचेंगे कि आग की इतनी गर्मी में बात करने का तुक नहीं बनता, लेकिन व्यूअर्स, आग लग जाती है ना जब, तो ऐसा बड़ा अजाब बरपा होता है लोगों के ऊपर कि कोई हद नहीं है। और आग ऐसी चीज़ है जो फैलती है, बहुत ज़्यादा फैल जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो लोगों का माली नुकसान तो होता ही है, जानी नुकसान भी हो जाता है। सो आज सबसे पहले तो मैं उन चीज़ों की, अब आप सोच रहे हो कि मैं आज इस चीज़ की क्यों बात कर रही हूँ, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। आज इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे है जी। तो आज इस दिन की मुनासबत से, क्योंकि हमने बात भी करनी थी, तो हमने सोचा कि भाई हम जब सर्दियाँ आ रही होती हैं तो तब तो बात करते ही हैं आग लगने की, क्योंकि हमें ये टेंशन होती है कि भाई लोग गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं और अपने घरों को और कमरों को गर्म रखने के लिए वेरियस डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं, जिनमें कभी गैस सिलेंडर्स होते हैं। लोग घरों के अंदर भी कभी कभी आग, मतलब सहन के अंदर जो है वो आग लगा ली। अच्छा, अब वो कार्बन मोनोऑक्साइड पूरे घर में घूम रहा है, कोयले लोग जला के घर के अंदर, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जिनसे आग लग सकती है। लेकिन सिर्फ सर्दियों में नहीं, पूरा साल आग लगने का एक सिचुएशन होती है। और सच्ची बात तो ये है कि व्यूअर्स, जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो और हवा में वो जो कहते हैं ना कि नमी कम हो, जैसे कि जब बड़ी सीवियर हीट होती है पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा ड्राई हीट हो जाती है, तो जब ड्राई हीट होती है उसमें तो पत्ते वगैरह और जंगलात वगैरह में भी अगर किसी चीज़ को हल्की सी भी आग लग जाए तो वो पूरी की पूरी जगह जल जाती है। आपने बाहर के मुल्क में, अमेरिका वगैरह में लास्ट ईयर सुना होगा कि कितनी बड़ी उनका वहाँ पे नुकसान हुआ, क्योंकि जंगलात में आग लग गई और वो आग जो है वो ऐसी फैली कि ना सिर्फ जंगलात का नुकसान हुआ बल्कि लोगों के घरों का भी बड़ा नुकसान हुआ, लोगों के घर जल गए, लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा। सो वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या मामलात हैं जिनकी वजह से आग लगती है, थोड़ा सा एक दफ़ा उनको हम रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी किचन की। किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पे गैस लीकेज भी हो जाती है। उसके अलावा माचिस, मतलब अगर गैस फॉर एग्जांपल लीक कर रही हो, आपने माचिस की तीली भी जलाई हो, लाइटर भी यूज़ किया हो, या अगर लाइट स्विच भी फ़ौरन आपने ऑन किया हो तो धमाका हो सकता है, आग लग सकती है। अगर आपको गैस की स्मेल आए तो फ़ौरन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेन वाल्व जाके बंद कर दिया करें, खिड़कियाँ खोल दें और बिजली के स्विचेस को कुछ देर के लिए हाथ मत लगाएं। देन दूसरी वजह होती है सिलेंडर का फटना। अच्छा व्यूअर्स, ये हम रेस्टोरेंट्स में और कमर्शियल एरियाज़ में तो देखते ही देखते हैं, लेकिन घरों में भी अक्सर ऐसा हो जाता है कि सिलेंडर को आग लग गई। अब सिलेंडर्स को आग लगने का क्या मामला होता है, सिलेंडर पुराना हो जाता है, उसको जंग लग जाता है, वो ओवरफिल हो जाता है, धूप में रखें तो वो भी डेंजरस हो जाता है। और अक्सर लोग सिलेंडर्स जो है वो घर के बाहर धूप में ही रखते हैं, छाँव में भी रखें तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो सिलेंडर फट सकता है। देन सिलेंडर को कभी भी बंद कमरे में या हीट के करीब नहीं रखना चाहिए। तीसरा एक बड़ा कॉमन फैक्टर है शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किट की तो मैं भी आपको एक कहानी बताना चाहूँगी व्यूअर्स, क्योंकि वो एक बहुत ही, मतलब ये हमारे ही जानने वालों को, ये कोई 2 साल पुरानी बात है मेरे ख्याल से, कि जो स्टडी बैठक का जो एरिया था जहाँ पे लोग कम जाते हैं, वहाँ के एसी में कोई प्रॉब्लम था। अच्छा, वो एसी का स्विच ऑन किया लेकिन एसी को ऑन नहीं किया, और वो स्विच शायद उन लोगों ने ऑन छोड़ दिया या जो भी। घर पुराना, वायरिंग पुरानी, कुछ शॉर्ट सर्किटिंग हुई, उस कमरे में आग लगी एसी के थ्रू। वो आग ऐसी, क्योंकि वो स्टडी था, वहाँ पे किताबें और भी बहुत चीज़ें थी, पर्दों को आग लगी, स्टडी को आग लगी, पूरे सामने उनके सहन सामने की जो ड्राइव है उधर तक आग भड़कती हुई गई। और मैंने एक्चुअली जाके जब वो डैमेज देखा तो सारी दीवारें काली, वो मतलब बैठक और सहन, तो आप सोचो कि वो बैठक तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई ना, आप सोचें, हर चीज़ जल गई, लकड़ी की अलमारियाँ जल गई, उनके सोफ़े वगैरह जल गए, और सिर्फ एक एसी की स्पार्किंग और शॉर्ट सर्किटिंग। सबसे पहली बात तो ये कि व्यूअर्स, जब आपका घर पुराना हो जाए तो नो डाउट उसकी अपनी एक देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वैल्यू होती है, और लोग उसको कहते हैं कि यार घर है, अम्मी का घर था, अब्बा का। लेकिन खुदारा प्लीज़, वायरिंग और प्लम्बिंग, आग के पॉइंट ऑफ व्यू से वायरिंग और प्लम्बिंग वैसे भी
क्योंकि पाइप्स वगैरह पुराने होते हैं और अगर बहुत अच्छी क्वालिटी के ना यूज़ किए, और वैसे भी व्यूअर्स कुछ सालों के बाद, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद वेयर एंड टेयर होता है, तो वायरिंग ज़रूर। अच्छा, उसके अलावा ओवरलोडिंग भी एक रीज़न होती है जिसकी वजह से बिजली में आग लग जाती है। बिजली मतलब जैसे हमारे सॉकेट्स वगैरह में, जब एक सॉकेट में आप बहुत ज़्यादा प्लग्स लगा देते हैं, अब आपने नोटिस किया होगा कि प्लग लगाया हुआ है, अब उसके अंदर एक्सटेंशन वायर लगाई हुई है और उस एक्सटेंशन वायर में 8 चीज़ें लगाई हुई हैं, तो ऑब्वियसली जब उस पर ज़रूरत से ज़्यादा लोड पड़ेगा, स्पार्किंग होगी, आग लग जाएगी। तीसरा रीज़न, पानी का कॉन्टैक्ट। बहुत से लोग घर में काम कर रहे होते हैं, पानी में हाथ डाला होता है और फिर किसी बिजली की चीज़ के अंदर हाथ दे देते हैं, और अल्लाह माफ़ी दे, आप इलेक्ट्रिक्यूट भी हो सकते हैं और उस इलेक्ट्रिक्यूशन की वजह से घर को आग भी लग सकती है। सो वेरी वेरी डेंजरस। उसके अलावा और भी बहुत से रीज़न्स हैं। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा लोगों ने स्मोकिंग, सिगरेट नोशी से अब इज्तनाब करना शुरू कर दिया है, लेकिन जली हुई सिगरेट को इधर उधर फेंक देना, इसकी वजह से भी आग लग सकती है। बच्चों को माचिस या लाइटर से खेलने के लिए लोग दे देते हैं, वो कहते हैं कि जी माचिस तो चलो उससे तो वो लकड़ी की चीज़ें आग लग जाएगी, बच्चे को चलो लाइटर से चोटी लगी, टक 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 बच्चे लाइटर से, अच्छा लाइटर फेंक फेंक के धमाके करने की कोशिश करते हैं बच्चे अम्यूज़मेंट के लिए। सो प्लीज़ ये चीज़ें बच्चों के खेलने वाली नहीं होती, तो उनको मत दिया करें। इस्त्री को ऑन छोड़ देना, लोग ये सोचते हैं कि अब अगर कपड़े के ऊपर हमने इस्त्री छोड़ी है तो तब कोई मसला होगा। आपने अगर इस्त्री ऑन वैसे भी छोड़ी हुई है तो उधर भी बड़ा मेजर इशू हो सकता है। पेट्रोल या केमिकल आइटम्स को गलत जगह पे रख देना, और उसके अलावा पेट्रोल या केमिकल से रिलेटेड चीज़ों को जलाना। बड़ी दफ़ा लोग मतलब कोई चीज़ जलानी है तो उसके ऊपर पेट्रोल डाल रहे हैं, मिट्टी का तेल छिड़क रहे हैं, अच्छा वो सारा इधर उधर फैला रहे हैं, जलाया, वो जिस जगह आग लगनी है उसकी जगह लगने के बजाय हर जगह आग फैल गई। सो व्यूअर्स, ध्यान करना, आज क्योंकि 4 मई है और इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जा रहा है, तो हमने सोचा कि आज के दिन की मुनासबत से गाइडेंस भी हम आग से रिलेटेड दें। मगर एक बात यहाँ पे ज़रूर कहूँगी व्यूअर्स, बहुत से लोग, और वेस्ट में तो ऑलमोस्ट हर घर में फायर एक्सटिंग्विशर, वो लाल रंग का जो एक होती है डिवाइस जिससे आग बुझाते हैं, वो बहुत से लोगों ने अपने घरों में रखा होता है। सो मैं भी यही कहूँगी कि व्यूअर्स, जहाँ पे बाकी सब चीज़ों में लोग खर्चा करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर एक घर के अंदर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसी आग भी लग सकती है। और व्यूअर्स देखें, आग, बड़े लोग कहते हैं यार हमें तो कभी यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ गई तो क्या करेंगे? तो इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर का होना, और उसके अलावा ये जानना कि अगर खुदा न खास्ता आपके घर में कोई ऐसा इशू होता है, आग लग जाती है, धुआं बहुत फैल जाता है, तो आपके एग्ज़िट पॉइंट्स क्या हैं, आप किस तरह वहाँ से निकल सकते हैं। जिस तरह हम बिल्डिंग्स वगैरह में गाइडेंस देते हैं, जैसे पीटीवी के भी फायर एस्केप्स हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स हर जगह लगे हुए हैं, सर्टन सिक्योरिटी मेजर्स हैं हमारी, तो उसी तरह से हमें भी इन चीज़ों का ख़ास ख्याल करना चाहिए। और अगर आप साहिब हैसियत अफोर्ड करते हैं तो चीज़ों को, क्योंकि क्या करते हैं लोग, आग लग जाती है, खुदा न खास्ता लोग हवा देना शुरू कर देते हैं कि आग बुझ जाए, वो और आग भड़क के लगना शुरू हो जाती है, फिर लोग पानी फेंकना शुरू कर देते हैं। अब छोटी छोटी मिकदार पानी की कुछ नहीं करती, ऑफ कोर्स इंसान कोशिश तो करता है। फिर पॉलिएस्टर के अगर आपने पर्दे लगाए हुए, उनको आग लग गई तो वो फिर ऐसी स्पीड से फैलेगी कि आपको भी नहीं समझ आएगी कि क्या करें। फिर जैसे कि मैंने कहा कि घर की वायरिंग प्लीज़ अपनी चेक करें, किसी एक जगह पे, किसी एक कोने में अगर बार बार स्पार्किंग होती है, बार बार आपकी अप्लायंसेस चीज़ें जल जाती है, तो इसका मतलब है वहाँ पे तारे कमज़ोर हैं। वो जो आप उस खर्चे से बचना चाह रहे हैं कि कोई बंदा इलेक्ट्रिशियन आएगा, आपकी तारे बदलेगा, नई तारे डालेगा, उससे 1000 गुना ज़्यादा आपका एक्सपेंस होगा अगर आपका घर जल गया पूरा का पूरा। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। और व्यूअर्स, किचन में तो ख़ास एहतियात करना चाहिए। अक्सर लोगों के घरों में आग शुरू किचन में ही होती है, चूल्हे के ऊपर चीज़ छोड़ दी और बस छोड़ ही दी। खैर, शेफ़ फ़खरुन्निसा हमारे साथ हैं और ऑफ कोर्स आज के दिन की मुनासबत से भी हमने आगे जाके बात करनी है। लेकिन अस्सलाम वालेकुम फ़खरुन्निसा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आग लगने के रीज़न्स आपके ख्याल से, और ये जो हम बात कर रहे हैं, अब असल में होता ये है कि जब ऐसी चीज़ होती है उस वक्त समझ नहीं आती क्या करें, और नॉर्मल डे टू डे इसलिए बात नहीं होती क्योंकि हम कितने लोगों को जानते हैं जिनके घरों को आग लगी है? बहुत कम। तो इसलिए हम सोचते हैं मेरे साथ भी नहीं होगा, बट हो तो किसी के साथ कभी भी कुछ भी सकता है। तो एटलीस्ट हमें ज़िंदगी तैयारी के साथ तो जीनी चाहिए।
आपकी बिल्कुल बात, मैं उस पॉइंट से मैं ऐसे सोचते सोचते मैं कहाँ पर पहुंच गई। यही सोच रही थी कि अक्सर हम चूल्हों, हम किचन से बात करते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि आजकल जिस तरह रात के टाइम पे गैस नहीं आ रही, चेक किया, उधर ही नोब खुला छोड़ दिया, लेकिन जब आप सो गए, सुबह उठे तो सुबह तक घर में गैस की कितनी ज़्यादा, एक दफ़ा ऐसे एक्चुअली मेरे साथ हो चुका है ना कि ऐसे गैस खुली रह गई, और उसके बाद मतलब वही बात है कि अल्लाह ने खैर रखी, कोई ऐसा मसला नहीं बना, लेकिन बच्चों वाले घरों में अक्सर ऐसे हो जाता है। तो इन चीज़ों से वाकई एहतियात करनी चाहिए और अपने घर पे थोड़ी सी एहतियाती चीज़ें रखनी चाहिए। जैसे वायरिंग की आप बात कर रही हैं, अक्सर घर क्योंकि हम प्री मेड बने हुए लेते हैं, उसमें अक्सर लोग क्या करते हैं, वायरिंग इतनी अच्छी वाली नहीं करते हैं। ये चीज़ें वाकई मतलब हम लोग इतना बॉदर नहीं करते इन अच्छा, चीज़ों को। बॉर्डर की भी बात नहीं है जान, बड़ी दफ़ा हमने कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया होता है, या तो आप तार खरीदें लेके और सर पे खड़े होके देखें कि तार वो वही लगा रहा है। प्रॉब्लम यह है कि मैं तो ऐसे केसेस भी जानती हूँ कि सारा मटेरियल उन्होंने कहा हम खरीदेंगे, हम आपको देंगे, अगले को पकड़ाया, उसने उसको बदल दिया, सस्ती चीज़ लगा दी, महंगी चीज़ को बेच के जो बचे जेब में डाल लिए। तो बंदा क्या करे? तो मेरा पॉइंट यही होता है कि फिर अगर एटलीस्ट अब हम अपनी दीवारें तोड़ के वायरिंग तो नहीं चेक कर सकते, हाँ जो लोग अपने घर बनाने जा रहे हैं एतबार वाला कॉन्ट्रैक्टर रखे, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, और उसके साथ साथ सर पे खड़े होके एटलीस्ट वायरिंग और प्लम्बिंग का काम सर पे खड़े होके कराना चाहिए, क्योंकि वो घर की दीवारों के अंदर आपकी वायर्स और आपके पाइप्स जा रहे हैं, फट गए तो देखिए उन्हीं दीवारों से वायर्स भी जा रही है, उन्हीं दीवारों से पानी के पाइप जा रहे हैं, तो बहुत बुरा नुकसान हो सकता है। वही बात है कि ये हम लोग बस लोगों को ना बस पैसे बचाने की पड़ जाती है या कुछ इस तरह की चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें कितना बड़ा किसी के लिए वो डिज़ास्टर बना सकती हैं, इस चीज़ को हम लोग बॉदर नहीं करते हैं और बस लगे हुए अपने कामों में। ये और आज क्योंकि इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे है ना, तो फ़खरुन्निसा हमने ना कुछ इसी फील्ड से वाबस्ता लोगों को भी बुलाया है, और ना सिर्फ हम उनके बारे में जानेंगे और उनको खिराज तहसीन पेश करेंगे, बल्कि हम ये भी जानेंगे कि अगर घर में या किसी आप बिल्डिंग में हैं और कोई ऐसा मामला रूनुमा होता है कि जहाँ पे आग लग जाती है, और उससे पहले एहतियाती तदाबीर क्या हैं, अपने घरों में किन चीज़ों का ख्याल रखें, दफ्तरों में ऑफिस में किन चीज़ों का ख्याल रखें, और अगर उस वक्त मौके पे आग लग जाती है तो हमारा रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए। बिल्कुल। और फायर फाइटर्स को अगर आपने कॉल करना है, लोग क्या करते हैं 1122 कॉल कर देते हैं क्योंकि वो एक नंबर उनकी ज़बान पे चढ़ा होता है, तो अगर आग लगती है तो उस केस में किस नंबर को कॉल करना है। आज फिर रिमाइंडर देंगे। आई रिमेंबर हम छोटे होते थे तो स्कूल में ये चीज़ें सिखाई जाती थी बिल्कुल कि 15 कॉल करेंगे तो पुलिस से आपका रब्ता होगा। तो यही चीज़ें हमें अपने बच्चों को भी रीइटरेट करनी है, क्योंकि उस वक्त अल्लाह ना करे मौके पे अगर आपका 12 साल का बच्चा ही उस वक्त जागा हुआ है या घर पे 12 साल का बच्चा है और बाकी सारे जो है वो अपने कामों में अगर उसको भी नजर आता है तो उसको भी पता होना चाहिए कि क्या करना चाहिए। इसीलिए बहुत से स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में फायर फाइटर्स जाके गाइडेंस भी देते हैं। फिर अगर मौके पे अल्लाह ना करे कोई इंसान जो है धुआं ज़्यादा इनहेल कर जाए तो ये सारी गाइडेंस आज हम लेंगे ताकि घरों में भी क्या एहतियात करें, और अगर उस वक्त कोई चीज़ ऐसी हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। वैसे 4 में हर साल मनाया जाता है। इस दिन का मकसद है बहादुर फायर फाइटर्स को खिराज तहसीन पेश करना, ट्रिब्यूट पेश करना, जो अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की जान बचाते हैं। इस दिन की शुरुआत तब हुई जब ऑस्ट्रेलिया की एक जंगल फायर ऑपरेशन के दौरान फायर फाइटर्स अपनी ड्यूटी निभाते हुए जान की बाजी हार गए। तो इस वाक़े के बाद दुनिया भर में फायर फाइटर्स की कुर्बानियों को याद रखने के लिए इस दिन को मनाने का फ़ैसला किया गया आज के दिन यानी कि 4 मई को। तो जहाँ पे हम अपने ट्रैफिक पुलिस, अपनी पाक फ़ौज को, अपनी आर्म्ड फोर्सेस को, अपने प्यारे प्यारे जो हमारे इवन ट्रैफिक पुलिस के रेगुलर पुलिस सबको जिस तरह हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं, वहाँ पे हम अपनी जो बहुत से लोग हॉस्पिटल्स में जो मेडिकल वर्कर्स होते हैं सबको जब हम खिराज तहसीन पेश करते हैं तो फायर फाइटर्स को भी ट्रिब्यूट पेश करना हमें लगा कि बहुत ज़रूरी है। तो आज इनको भी ट्रिब्यूट पेश करेंगे, लेकिन पहले ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शेफ़ फ़खरुन्निसा के किचन में मुलाकात होगी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। भाई आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक वीक अपने किचन में, यानी कि पूरा हफ्ता हम एक थीम को कंटिन्यू करेंगे अपने किचन में, और वो थीम है नाश्ता। देखिए, ये तो हम कहते हैं कि ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे, यानी कि नाश्ता हमारे दिन का सबसे अहम, क्योंकि हमारे दिन का आगाज़ होता है उससे। तो जितनी अच्छी खुराक
जितना अच्छा फ्यूल अपने अंदर डालेंगे उतना अच्छा ये 2 टांगों वाली गाड़ी जो हमारी है जिसका नाम है जिस्म, उतना ही बेहतर चलेगा। फिर मैंने सोचा नाश्तों में क्या ऑप्शंस हैं। तो जो लोग घर पे नाश्ता बनाते हैं वो फिर घर पे ही नाश्ता बनाते हैं, बट वो भी फिर वही ऑप्शंस बनाते हैं। अंडा पराठा बना दिया, अंडा स्लाइस बना दिया, बच्चों को फ्रेंच टोस्ट बना के दे दिया, इस किस्म की चीज़ें नॉर्मली कंटिन्यू करती हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हर रोज़ सुबह नाश्ता नहीं बना पाते, तो वो पास से मार्केट से जाके नाश्ता वगैरह ले आते हैं, या फिर उनको बड़ा पसंद होता है। सॉरी व्यूअर्स, ये कान में एक चीज़ लगती है जो बार बार पॉप आउट कर रही है, जो मुझे बताती है कि हमारे ऊपर जो MCR है जहाँ पे बातचीत वगैरह जो गाइड करते हैं वगैरह बैठे होते हैं, तो सॉरी अबाउट दैट। सो हुआ ये कि मेरी एक जानने वाली उनसे मेरी बात हुई, तो कहती है बाजी हर रोज़ असी या तो पाए मंगा लेते हैं, या निहारी मंगा लेते हैं, या नान चने मंगा लेते हैं। तो मैंने कहा मंगा क्यों लेते हैं? कहते बच्चों को ऐसा मुंह को जायका लग गया बाज़ार की चीज़ों का कि वो खाते ही बाहर का है। तो हमने सोचा कि जो बाहर से आप बाज़ारी नाश्ते मंगवाते हैं, जैसे कि निहारी हो गई, पाए हो गए, फिर इंग्लिश ब्रेकफास्ट भी बड़े लोग बाहर जाके करते हैं, इस किस्म की चीज़ें, तो जो बाहर से आप नाश्ते ख़रीद के घर लेके आते हैं या बाहर जाके खाते हैं, घर पे बना लें प्लीज़ व्यूअर्स। शेफ़ फ़खरुन्निसा, जैसे कि आपको पता है लास्ट वीक हमने टाइफॉइड के ऊपर स्पेशली प्रोग्राम क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि टाइफॉइड बहुत ज़्यादा फैल रहा है, हेपेटाइटिस हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा फैलता है, गैस्ट्रो के मसाइल इतने होते हैं और आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसलिए अगर गोला भी घर पे खाने को दिल चाह रहा है तो घर पे ब्लेंडर में बना ले प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। मुझे पता है कि लोग आजकल ठेलों पे रोक के जूसेस भी पी रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, आई अंडरस्टैंड, बट ये चीज़ें आपको बीमारी की तरफ ले जाती हैं और किसी लंबे प्रॉब्लम में ना आपको डाल दें। सो प्लीज़ घर पे ही ये नाश्ते ज़रूर बनाया करें। आज हम क्या बना रहे हैं फ़खरुन्निसा, आप बताइए। आज हम बना रहे हैं मुर्ग चने, और बिल्कुल लाहौरी स्टाइल में जैसे हमें बाज़ार से मिलते हैं, हम इसको बिल्कुल वैसे ही घर पर बनाएंगे, ताकि जिनको नहीं आता या थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से जो देखना चाहते हैं, जो बिल्कुल बाज़ार वाले स्टाइल में, तो हम उनके साथ ये रेसिपी शेयर करेंगे ताकि वो लोग इसको घर पर ट्राई कर सकें और बाहर से ज़रा अवॉइड किया जा सके। दूसरी बात जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, अक्सर जब हम कुकिंग कर रहे थे, आग लगने की जो बात कर रहे थे, हम चूल्हे का ख्याल नहीं करते। अब आपने नोटिस किया होगा कि जब मैं किचन में आ जाती हूँ, एप्रन पहन लेती हूँ, दुपट्टा उतार देती हूँ, बिल्कुल, बिकॉज दुपट्टे जो मैंने पहने होते हैं प्रोग्राम के लिए, आपको भी पता है व्यूअर्स, उनके वो अक्सर ऐसे मटीरियल के होते हैं कि 1 सेकंड में आग पकड़ेंगे। बिल्कुल। सो किचन में आने के लिए प्रॉपर तरीके से एप्रन पहन के मैं आती हूँ। आप भी अपनी ड्रेसिंग को हिसाब से रखते हो, राइट? तो अब मुझे बताइए कि मैंने क्या करना है पहले। तो जुगन, हम सबसे पहले ये हमने जो है अपना घी जो है उसको गर्म कर लिया। हम इसमें पहले चिकन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि चिकन टूटे नहीं और अपनी शक्ल को वो होल्ड करके रखे। ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा 1-2 मिनट 2-3 मिनट इसको हम जो चिकन को इसमें फ्राई करेंगे ऑयल में, और फिर हम इसमें बाकी अपनी जो चीज़ें मैं आपको साथ साथ गाइड करते जाती हूँ। तो अच्छा, अदरक लहसुन नहीं पहले करना? नहीं, पहले अदरक लहसुन नहीं, सिर्फ पहले हम ये डाल सकते हैं। हाँ, हम इसको कर सकते हैं कि अदरक लहसुन इसके साथ जाके फ्राई हो जाए, उससे ज़रा ये कि चिकन की भी स्मेल ख़त्म हो सकती है। हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं, पर थोड़ा सा मैं पहले इसको वो करके साथ साथ उसको भी कर लूँगी, तो वो हो जाएगा। आप ना इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाए, क्योंकि व्यूअर्स इसमें कोई इतना ज़्यादा तरीका तरतीब नहीं है, सिर्फ मतलब इसके इंग्रेडिएंट्स आपको ऑन पता द स्पॉट। अभी जुगन ने कहा कि इसमें अदरक लहसुन डाले हैं, हमने अदरक लहसुन अगर एक स्टेप बाद में डालना था हम एक साथ भी डाल सकते हैं। हाँ। कुछ उसको वो नहीं करना, अपने सर पे इसको सवार नहीं करना कि ये पता नहीं कैसे। आप ये देखें ना, अभी हमने चिकन को उसको साफ करने के बाद ये देखें पानी इसका कितना ज़्यादा खून वगैरह, तो हम नहीं वो डाल रहे, राइट? हम इसको टोंग से उठा के डाल रहे। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं व्यूअर्स, जिनसे आपकी चीज़ों का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। मैं अपने रेसिपी बता देती हूँ जुगन। मुर्ग चनों के लिए हमने सफ़ेद चने लिए हैं 500 ग्राम, बेकिंग सोडा 1 चाय का चम्मच, चिकन हम ले रहे हैं हड्डी वाला 1 किलो, घी 250 ग्राम, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, साबित काली मिर्च 14 से 15 अदद, लौंग 6 से 5 अदद, दालचीनी 2 टुकड़े, बादियान का फूल 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, प्याज का पेस्ट 2 दरमियाने प्याज को लेकर उसका पेस्ट बना लें, नमक आधा खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, धड़ा मिर्च 1 खाने का चम्मच, दही 1 कप, हरी मिर्च का पेस्ट 5 से 6 अदद, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, और गार्निश के लिए हरी मिर्च, हरा धनिया और कुटी हुई काली मिर्च हम यूज़ करेंगे।
सबसे पहले हमने जो चने लिए उसको ओवरनाइट हमने जो है उसको पानी में सोक किया और 1 टीस्पून उसमें हमने सोडे का डालकर उसको ओवरनाइट के लिए हमने उसको सोक करके रखा। सुबह उसका वो सारा पानी जो है वो ड्रेन कर दिया, उसको अच्छे तरीके से वॉश करके उसको बॉईल करने के लिए रख दिया। और क्योंकि उसको रात सारी सोडा लगा तो वो बड़ी जल्दी अच्छे से जो है ना वो बॉयल हो जाते हैं। और बिल्कुल अगर आप दिखा सकें कि चना अगर थोड़ा सा मैं दिखा सकूँगी बिल्कुल ये जो है वो इस कंडीशन में कि उसको हाथ से हम प्रेस करते हैं तो ये इजीली जो है ना मैश हो रहा है, बिल्कुल फुल कुकड है, लेकिन उसने अपनी शक्ल भी होल्ड पे रखी हुई है। मतलब ये नहीं कि आपने बिल्कुल उसको हलवा कर दिया पका पका के। तो बिल्कुल इस तरह की कंडीशन में इसको जो है ना हम चने को बॉईल कर लेंगे। चने को बॉईल करके इसका थोड़ा सा हमने पानी भी रख लिया और उसमें थोड़े से हम चनों को जो ब्लेंड करके रख लिए ताकि वो शोर की वजह से मैंने इसको ब्लेंड करके ना पहले से ही रख लिया प्रिपेयर करके रखे। उससे थोड़ा सा ये कि इसकी जो बाज़ार में जैसे वो मिलती है ना थिक थिक सी ग्रेवी, खोए वाले चने और इस तरह के नामों से वो लोग सेल कर रहे होते हैं, उसमें वो असल में ये चनों की पेस्ट ही बनाकर डाली जाती है। भाई अगर वो खोए डाल रहे होते तो इस वक्त मतलब, तो ये क्या है? ये है प्याज का पेस्ट। ये कब डलेगा? ये हम इसके बाद अब हमने ये पहले डालने हैं ये मोटे गरम मसाले साथ ही इसके, ताकि इसका भी अरोमा अच्छे से आ जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट और ये प्याज का पेस्ट, ये दोनों चीज़ें डालकर इसके साथ इसको अच्छे से हम जो है कर देंगे भुनाई, ताकि इसकी भी अच्छे से हो जाए। देखिए अब जैसे कि मैं साइड पे ना थोड़ा सा उनको कर रही हूँ ताकि वो, क्योंकि होता ही है कि चिकन को डाल के ना जरा सा उसका पानी ड्राई हो जाए। अव्वल तो हमने पानी उसका डाला ही नहीं है, बट कुछ थोड़ा बहुत तो उसमें से निकलता है, तो पहले उसको थोड़ा सा उसमें ब्राउन करके उसके बाद फिर बाकी चीज़ें भी आप डाल दें। कहाँ जब आप एक दफ़ा ये वाला प्रोसेस कर लेते हैं ऑयल के अंदर इसका जो उसका पानी है चिकन का ड्राई कर लेते हैं, उससे ये कि चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा टूटता नहीं है, वो जो बड़े अच्छे तरीके से उसकी कंडीशन में रहता है। अब हम इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। बस थोड़ा सा पहले अदरक लहसुन को कुक होने दें, उसके बाद फिर हम प्याज को भी डाल देंगे। ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए कि आपने ये कहाँ से बनाने सीखे? पहले इसमें कुछ हद तक जो रेसिपी है वो पहले मैं अपने घर में अपनी अम्मी से सीखी थी, वो मैं उसको कर रही थी फॉलो एक आधी बार, क्योंकि बच्चों को वही बात है कि जायके लग जाते हैं ना बाहर के, तो घर वालों को भी बहुत शौक है जी बाजारी चने। एक दफ़ा मैं अपने हस्बैंड लेने चली गई तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आप डालते क्या हैं जी? हम जी इसको ये करते हैं वो करते हैं, जो उन्होंने बताया जो उसमें से मुझे सही लगा मैंने वो चुन लिया, बाकी उनकी सारी रेसिपी फॉलो नहीं की। क्योंकि वो लोग कहते हैं कुछ हैं, कुछ लोग क्या करते हैं वो पास से क्या है जी मटन का शोरबा भी इसमें थोड़ा सा डाल रहे होते हैं फ्लेवर डालने के लिए, ये सब चीज़ें वो लोग कर रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं मुझे थोड़ा सा इतना वो नहीं अप्रोप्रिएट लग रहा था। तो मैंने उसमें तो उनकी जो बात सुनी जो मुझे उनमें सही लगा, जिसमें ये खड़े मसाले जो हैं वो कहते हैं इसका बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है, इसको अगर हम इसके साथ चिकन के साथ इसको करते हैं रोस्ट, तो मतलब इस तरह की एक दो टिप्स उनसे ली और कुछ अपने घर के जायके इधर आप बेशक मुझे अब प्याज का वो डाल दे, ठीक है, क्योंकि अदरक लहसुन थोड़ा सा ज़रा ब्राउन हो जाता है ना तो उसका अपना ही एक बड़ा मज़े का अरोमा। और प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाना, इसमें आपने देखा कि हमने पेस्ट डाला है, हमने इसको प्याज को वो कोई कट करके नहीं डाला, स्लाइसेस में नहीं डाला, इसको पेस्ट में डाला ताकि इसके अंदर अच्छे से घुल जाए। अब इसकी भुनाई इसमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि कच्चापन नहीं तो रहेगा प्याज का भी, इसको भुनाई इसकी बहुत अच्छे से करनी है ताकि ये प्याज का कच्चापन सारा इसमें दूर हो जाए। और वो सिर्फ कब होगा जब उसको अच्छे तरीके से आप फ्राई होने देंगे। तो इसीलिए हमने स्टेप बाय स्टेप करके चीज़ें की। हमने पहले चिकन को उसकी शेप होल्ड करने, जीरा भी डाल रहे हैं साथ ही ताकि इसका भी अरोमा जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त सा इसके अंदर आएगा। सो इवेंचुअली क्या होगा, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी और फिर और उसके बाद हम इसमें चने डालेंगे और वो जो चनों का पेस्ट वो देखें मैंने जग में बनाया हुआ है, पानी के साथ जिस पानी में हमने चनों को बॉईल किया था उसी पानी में थोड़े से चने डालकर तो उसको हमने पेस्ट बना लिया और इसी पानी के साथ हम इसको कुक करेंगे। इसके बड़ा अच्छा सा वो जो उसमें जो एक टेक्सचर आता है ना जो हम कहते हैं उसको ग्रेवी काइंड ऑफ, वो इसी से बनेगी। देखिए कुछ तो ऐसी फेमस जगहें हैं जहाँ पे आपको अंडे चने मिलते हैं तो बंदा वहीं का उसी फ्लेवर को चाहता है, लेकिन जनरली अगर आप दुकानों में देखें तो कोई इतनी ख़ास या आउट ऑफ द बॉक्स या यूनिक चीज़ नहीं हो रही होती, तो आप बड़े आराम से घर में इसको मैनेज कर सकते हैं। ये भी बाज़ार वालों को जो ये टेक्निक भी मैंने बाज़ार वालों से सीखी थी, कुछ ने तो बताया हम आलू भी इसमें डालते हैं। आलू भी पर मुझे ऐसे लग रहा था कि वो बहुत ही आलू चनों का सा जायका बनेगा, तो वो मैंने नहीं कभी ट्राई किया। मैं इसको इसी का करती हूँ। नहीं मुझे पता है वो क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो जब ग्राइंड करते हैं ना उसको आलू को भी, तो आपको पता है आलू भी थिक करने में हेल्प करता है, तो वो कुछ आलू कुछ इसको डाल के थिक कर लेते हैं।
शायद वो थोड़ा सा सस्ता भी पड़ता है आलू वाला एंगल, शायद वो इस पर्पस से भी आलू सस्ता पड़ता है चनों के कंपैरेटिवली चनों। तो आई गेस फिर उन्होंने ये बनाता होगा तो वो उसका बेस बना लेते होंगे। हाँ जी। हमारा पॉइंट ये है कि देखें व्यूअर्स, अगर टेस्ट थोड़ा चेंज हो भी जाता है घर पे तो वो बेहतरी की तरफ ही जा रहा है ना, बुराई की तरफ तो नहीं जा रहा। दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। अब यहाँ पे देखें हम इसको ब्राउन करें। देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब आप रेस्टोरेंट्स में और ऐसी जगहों पे खाना खाते हैं, लेते हैं जाके, तो एक चीज़ याद रखने वाली होती है कि वो भी एक ही देजकी में सारी चीज़ें करके रेडी करते हैं जब आप इस किस्म की चीज़ की बात करते हैं। ऑब्वियसली जो दूसरे पैन एशियन वगैरह रेस्टोरेंट्स होते हैं कॉन्टिनेंटल वो मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं क्या देसी खानों के वो 6 फ़र्क किस्म की चीज़ें बनाते हैं। मैंने एक अंडे चने की रेसिपी पढ़ी, चिकन को अलहदा फ्राई करके रखे, मतलब नान चने वो उसकी मुर्ग चने की। अच्छा, चिकन को फ्राई करके अलहदा एक पॉट में रखें, फिर एक और पॉट के अंदर फ्राई करें पता नहीं कौन सी चीज़ को, और इतनी को अजीबो गरीब किस्म की रिक्वायरमेंट्स थी कि मुझे समझ ही नहीं आई कि ये खाना किस तरह बनेगा। और अगर 6 हांडियाँ गंदी होंगी इन द प्रोसेस तो कौन इस रेसिपी को फॉलो फ्लेवर्स आपके बहुत मिसिंग हो जाते हैं। आप एक पॉट से दूसरे पॉट में शिफ्ट कर रहे हैं, दूसरे से तीसरे पॉट में चीज़ें शिफ्ट कर रहे हैं, जो उसके जो सारे फ्लेवर कंबाइंड होने वो नहीं हो सकते। एक चीज़ घी में बनाना अच्छा आइडिया। अच्छा, हरी मिर्च कब जाएगी इसमें? हरी मिर्च इसमें मैं मिड में डालूंगी ताकि वो उसके साथ, मैंने अभी इसमें कोई और स्पाइसेस नहीं डाले, इसकी बस भुनाई का वेट कर रही हूँ। ये भुन जाते हैं तो हम इसमें अपने जो है स्पाइस जो है क्या नाम लेते हैं, ये चने भी डाल देते हैं और साथ ही अपने बाकी के स्पाइसेस भी डाल देंगे। अच्छा, कुछ लोग टमाटर डाल देते हैं। मुझे नहीं उसकी समझ आती, लेकिन हर किसी का अपने एक ट्राई है या वो हर किसी का अपना एक फ्लेवर है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि चनों में टमाटरों का कोई काम है। मुझे भी नहीं लगता कि कोई काम है, लेकिन डालते हैं। असल में लोग राजमा में डालते हैं ना, जब वो अच्छा। लाल लोबिया बनाते हैं तो उसमें अक्सर लोग टमाटर डाल के उसको खट्टा टाइप बनाने की कोशिश करते हैं, बट इसको तो मेरे ख्याल से एज इट इज़ ही करना चाहिए। अब कितनी आसान और अनकॉम्प्लिकेटेड सी रेसिपी है यार। और ये देखिए फटाफट से हमारी जो है ना तैयार हो जाएगी। अब इसमें थोड़ी सी हम अपनी जो ग्रीन चिलीज डाल देते हैं। थोड़ी या सारी? सारी डालते हैं। सारी डाल देते हैं। उतनी असल में आजकल बस, ना जो ग्रीन चिलीज आ रही है ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही है। इतने माशाल्लाह बड़े साइज़ की है, लेकिन आप उसको ऐसे खा कर देखें उसमें कोई चिली का फ्लेवर ही नहीं आ रहा। आई नो जानी, बट कभी कभी 2-4 उसमें दूसरी भी तो आ जाती है। वो जो पतली वाली थाई चिली टाइप चीज़ होती है वो बड़े मज़े की होती है। वो अच्छी होती है, लेकिन ये पता नहीं आजकल इसका मुझे फ्लेवर ही नहीं समझ आ रहा। मैंने कितनी बार डिफरेंट जगहों से मंगवाया, यहाँ तो इस टाइम मौसम की वजह से कुछ इस तरह का इशू आ रहा है कि बारीक वाली हरी मिर्चें ही नहीं मिल रही इजीली। हाँ, बारीक वाली नहीं मिल रही, जिनको अब थाई चिली कहते हैं, जबकि पहले हम वही यूज़ करते थे मेरे ख्याल से। हाँ जी, ऐसे ही है वो। उसका जरा फ्लेवर ही बहुत अच्छा, वो तो 1-2 भी डलती हैं तो अच्छा खासा जो है ना वो कानों से धुएं निकाल देती हैं। बिल्कुल। बट प्याज हमने क्या ब्राउन करना है? हाँ जी, प्याज अब हमारा जो है ना ब्राउन की तरफ आ चुका है, जा रहा है। अभी जा रहा है, मेरा नहीं ख्याल है। इसको ज़रा सा इसको थोड़ा सा और करके तो इसमें हम जो है अपने जो है चने भी डाल देंगे। अब ये देखें ना, इसको कुक करने का भी देखें, ये खून जैसे कि निकल रहा है आउट ऑफ द चिकन। तो ये इसको बेस्ट तरीका यही होता है कि आप इसको अच्छे तरीके से कुक कर लें। लोग क्या करते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से ना कुकिंग नहीं करते हैं। और आपने इसको देख के परेशान नहीं होना कि इसमें से ब्लड क्यों निकले। ये फ्रेश चिकन की हमेशा निशानी होती है कि जब फ्रेश चिकन आप लेते हैं तो उसमें से ब्लड जो है वो निकलता है। आप चाहे उसको जितना मर्जी वॉश करके आप कितनी देर भी इसको रखें, जब वो कुक होना शुरू होता है रखा हुआ है इसको। हाँ जी, और जब इसको कुक करेंगे तब इसमें से ब्लड लाजमी निकलेगा। तो अच्छा है ना कि इस टाइम पे हो जाए। होता ही है कि कभी कभी आप खाना खा रहे होते हैं, चिकन को बाइट लेते हैं तो अंदर से ना कच्चा उसका लगता है जैसे खून अभी उसके अंदर ही वो हड्डियों में से निकलना शुरू हो जाता है, तो बड़ा ग्रोस होता है। इसलिए क्या कि इसकी बुनाई के ऊपर जो है ना बड़ा वो रखना है, हाथ के बुनाई अच्छी सी हुई हो तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा जो बन जाएगा। हाँ, बट वो जो आपने पहले फ्राई करवा लिया ना, अब देखे ना कि चिकन टूट नहीं रही हमारी। हम उसमें चम्मच मार रहे हैं, उसको कर रहे हैं, बट वो नहीं हो रही। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ इज चिकन तो हमने टू अ सर्टेन पॉइंट पहुंचा दिया। अब इसके अंदर जो बाकी फ्लेवर्स डलने हैं, असल में जब आप प्याज में नमक डालते हैं ना तो उसका पानी निकल आता है। तो अभी हम वेट करेंगे कि जितना हमने इसको रेडी करना है उतना कर ले और उसके बाद इसमें। बिल्कुल सही। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं इम्पॉर्टेंट कि हम कर लें। जल्दी जल्दी में ना लोग अक्सर अपनी चीज़ें हांडी रोटी अपनी ख़राब कर देते हैं। फ्लेवर एक्चुअली कुकिंग से आता है। रेस्टोरेंट्स में अक्सर चीज़ें ओवरनाइट, जिस तरह पाए वगैरह जिन रेस्टोरेंट्स में बनते हैं वो तो रात को शुरू कर देते हैं पकाना। असल में उसको स्टीम नहीं लगाई जाती। हम लोग घरों में क्या करते हैं जी, जल्दी जल्दी बनाने के लिए स्टीम में प्रेशर कुकर में करते हैं, लेकिन उससे कभी भी अच्छा फ्लेवर नहीं बनता पाए। और इस तरह की जिसमें जो स्पेशली मटन और मीट वगैरह की जो चीज़ें हैं उसको स्लो कुक करें, उसका फ्लेवर उसका अपना ही बनता है।
वो एक ज़बरदस्त जो है ना वो उसी तभी बनता है जब वो रात सारी पकता है स्लो फ्लेम पे। और बिल्कुल, मैं कहा 2 कतरे अदरक लहसुन डाल ही दो सारा, सही। क्योंकि एक्चुअली प्याज अदरक लहसुन इन्हीं चीज़ों से फ्लेवर बनता है। जी, अच्छा बता दो बिल्कुल। अगले स्टेप्स क्या होंगे? अब हम इसमें डाल देते हैं जुगन, हम डालें इसमें चीज़ें मसाले डालते हैं। सिर्फ हाँ जी, डाल ये दें, साथ फिर उसको भून लें। ये सूखा धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ है वो डाल रहे हैं, हरा मिर्च हम डाल देते हैं इसमें, और जो है इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डाल रहे हैं, क्योंकि हमने अभी इसको 2 मिनट मसालों को भी के साथ भी कुक करना है, सूरज उसके मिर्च का बाद पाउडर। हम डालेंगे इसके अंदर जी। लिक्विड कोई और भी। ये मैं थोड़ा सा इसमें नमक डाल रही हूँ इस पॉइंट पे। हाँ बिकॉज अब तो खैर अब तो हमने मेजर भुनाई अपनी कर ली बस ये मसाले थोड़े से भुनते हैं तो ये हम अपने चने डाल के साथ ही इसको भून है। लेंगे। नमक और नहीं और जाएगा इसमें? नमक टेस्ट करके लास्ट में इसको जो है ना सही कर लूँगी, क्योंकि मुझे ये होता है कि पहले हाथ नमक ज़्यादा नहीं डाल देना चाहिए, थोड़ा सा हाथ रोक लें क्योंकि ये तो बाद में भी एडजस्ट हो जाएगा। अब ये देखें व्यूअर, क्योंकि हमने धड़ा मिर्च डाली है तो 1 मिनट आपने इसको ज़रूर भूनना है, क्योंकि धड़ा मिर्च का वो जो कच्चा कच्चा फ्लेवर होता है ना वो जाके वो गले में गले को लगता लगता है, है। बिल्कुल तो सही। थोड़ा सा इसको हम भून के उसके बाद हम इसमें ये चने बॉयल डाल अपने चने देंगे, डालेंगे ये और डाल पेस्ट देंगे, डालेंगे। और जब वो हाँ, थोड़ा सा और मज़ीद इसको भुनाई करके तो इसमें हम दही भी लास्ट में डाल के, और बाकी जो उसके फाइनल जो है तरी जो है बन जाएगी, लास्ट में इसमें हम थोड़ा सा तड़का तैयार करके तरी इसमें से निकाल लूँगी मैं, और उसमें जो है ना लास्ट में मैं काली मिर्च जो है ना कुटी हुई है मोटी मोटी सी वो डालेंगे, और हरी मिर्च अपनी डालेंगे, और गरम मसाला डालेंगे, और बिल्कुल ये रेडी हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि किसी पॉइंट पे कि आपको ये कम रहा है तो आप पानी मज़ीद इसमें डाल सकते हैं। और बाय द वे मैंने देखा उस दिन कराची पे ना, मैंने वो ऑनलाइन ऑर्डर करी थी खाना कुछ अरसा पहले जो ना उस दिन कराची, तो जब ऑर्डर करी थी तो हर जगह आए लाहौरी नाश्ता, और मैं उसको क्लिक करूँ तो कराची में तो वो मुर्ग चने, तो कराची में मुर्ग चने जो है वो लाहौरी नाश्ते के नाम से बिकते हैं। तो मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में ही जो है ना चनों को जरा थोड़ा सा लाहौरी के तौर पे वो ज़्यादा, जैसे बिरयानी जो है वो कराची वालों की ज़्यादा फेमस हो जाती है, तो और निहारी पे भी वो इंसिस्ट करते हैं कि उनका होल्ड है, लेकिन उस पे ज़रा हमारा चलता रहता है। खैर चले हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ज़ैनब गोंदल हमारे साथ होंगी, आप भी हमारे साथ रहिएगा, तो छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। व्यूअर्स, एक तो फिजिकल आग होती है, और एक पेट में जब भूख लगती है तो एक आग भड़कती है। तो आज वो खातून हमारे साथ है, क्योंकि फायर फाइटर्स डे है तो हमने सोचा उस थीम को कंटिन्यू करते हुए कुछ आग से रिलेटेड बात ज़रूर करें। सो ऑफ कोर्स हम अपने सारे फायर फाइटर्स भाइयों को बहनों को खराज तहसीन पेश करते हैं, ट्रिब्यूट पेश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस, और आगे जाके उनसे भी बात करेंगे और उनसे रिलेटेड भी बात करेंगे। लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है उस खातून ने जिसने हमारे पेट की आग को कभी नहीं बुझाने की का मशवरा दिया। हमेशा हमें कोई डाइटिंग शाइटिंग की तरफ एक्चुअली नहीं लेके जाती, मैं क्यों इसको बुरा भला कह रही हूँ, ठीक है लड़की। मैं बात कर रही हूँ ज़ैनब गोंदल की, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे उस लिस्ट में जाने भेजते नहीं, डाल के। गिराते गिराते निकाल लिया। आपने नोट किया हर बार मैं आपको थोड़ा सा डांट के थोड़ी बिस्ती खराब करके वापस ले आती हूँ, हाँ, भड़ास निकाल लेती हूँ, अगेन आग की भड़ास। ये भी शुक्र है कि आप मुझे वापस निकाल लेती हैं, वहाँ ही पड़ा नहीं रहने देती, अदरवाइज क्या ही शिकवा मैं कर जल के भस्मा जाती। जलने से पहले आप निकाल लेती है ना, आपसे मुझे वो मैंने कहा तपिश छोड़ दिखाती देती है। तो कोयला हो जाती। हाँ, अच्छा हम क्यों ये बातें कर रहे हैं, हम जरा उस बात पे आ जाते हैं जो करने वाली बात है। आज हम बात करेंगे व्यूअर्स आड़ू की, यानी कि पीच की। अच्छा पूछो आज मैंने पीच का क्यों टॉपिक रखा है? क्यों? क्योंकि बच्चे नहीं खाते आड़ू, यस। पता नहीं क्यों। हमने क्या किया कि कल हम लोग संडे लंच पे गए हुए थे अपने इन लॉज पे, तो मेरे मदर इन लॉ के घर, मम्मी के घर, डिज़र्ट में मीठे में आड़ू बेक हुए हुए वाह, मेरे ब्रदर इन लॉ ने, भाईजान ने बनाए थे। उन्होंने कहा इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी दालचीनी सिनेमन डाला और इसको थोड़ा सा मैंने बेक होने के लिए डाल दिया। वो बेक होके निकला, उसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। अच्छा मैंने हसन और नूर को डाल दिया बोल में, और मैंने कहा कि बेटा ये बहुत मज़े का, ट्राई करो। मैंने कहा शायद दूसरी तरह से आड़ू नहीं खाते, इस तरह से खा ले। इतनी गंदी शक्ल बनाई और कहा हमने नहीं खाना। फिर मैंने थोड़ी सी उनको आइसक्रीम डाल दी कि बेटा आइसक्रीम के साथ खा लो। आइसक्रीम खा के उसको नहीं खाया। भाई आड़ू से क्या प्रॉब्लम है लोगों को? बाहर के मुल्क में बच्चे जिस तरह सेब को ऐसे पकड़ के घूम के चबा के खा रहे होते, उसी तरह बच्चे आड़ू खाते हैं।
पाकिस्तान में आड़ू क्यों नहीं खाते? थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमने ना ज़रा बच्चों को ये लगाया हुआ है, हम पहले इसका छिलका उतारेंगे, निकाल के तुम्हें देंगे, काटेंगे, फिर तुम खाना। छिलका क्यों उतारते हैं? छिलका तो खाने वाली चीज है। आड़ू का छिलके में ही तो मैक्सिमम फाइबर है, जो आपने उतार के बिल्कुल साइड पे फेंक दिया। मसला ये है कि आड़ू का जो छिलका होता है ना वो जरा टफ होता है। यस, जैसे टमाटर का छिलका नहीं होता, थोड़ा सा तंग करता है जब आप उसको वो खाते मुंह में आ जाए। तो आड़ू क्योंकि जरा आपको चबा के उसका छिलका खाना पड़ता है, Yes. तो शायद इसलिए बच्चे जरा मुझे लगता है शायद उसका टेस्ट थोड़ा सा जो है ना वो खट्टे की साइड पे होता है, इसलिए बच्चे नहीं खा रहे हाँ, होते। क्योंकि बाहर के मुल्क में जो अमेरिका वगैरह में आई थिंक कैलिफोर्नियन पीचेस आते हैं, Yes. क्या आते हैं, व्यूअर्स मैंने वो चखे, ऐसे लगे कि शीरा खा रही हूँ। हाँ, मीठे। और सच बोलूं तो आम के मुकाबले की चीज इतने, मैं अभी बात कर रही हूँ मेरे मुंह में पानी आ रहा है, वो इतने मीठे होते हैं। पाकिस्तान में उतने मीठे नहीं होते, जरा खट्टे होते हैं। अच्छा, उसके चंद रीजंस हो सकते हैं। एक तो ब्रीड वो हो सकती है जो डिफरेंट हो उससे, क्योंकि ऑलमोस्ट 20+ टाइप्स के आड़ू पाकिस्तान में अवेलेबल है सिर्फ। इतना बड़ा वहाँ पे आड़ू, और वो मैंने उठाया, मैंने कहा व्हाट इज दिस, तो मैंने देखा लिखा कैलिफोर्निया पीच, मैंने कहा है। मुझे बड़ा को हुआ तो मैंने उधर ही मतलब उसी वक्त जाके ना खरीदा वो, और मैंने बाइट ली। मैंने कहा वैसे चखती हूँ, उसकी स्किन भी सॉफ्ट, अंदर से भी मीठा, समझ आती है। क्या बात है। हमारे नीने नीने से आड़ू होते हैं छोटे छोटे। क्योंकि हमारे तक आने, मुझे ये लगता है कि शायद ट्रैवलिंग और उस चीज़ में प्रोसेस में उसको करने के लिए ना हम आड़ू को स्पीड से हम तक पहुंचाने के लिए उसको प्री मैच्योर उतार लेते हैं, और वो रास्ते में ही पकता रहता है। ये पीच उन फ्रूट्स में से है जिनको अगर आप कच्चा भी खरीद लाएं या कच्चा भी तोड़ लाएं तो ये पकता रहता है। इसकी ड्यूरेशन जो है ना वो आप देखेंगे कि शेल्फ लाइफ में ये पक रहा होता है। अच्छा, जैसे कि चीकू आप लेके आते हैं तो Yes. आप उसको अगर थोड़ी देर रहने दें तो वो खुद ही पक जाता है। Yes. एवोकाडो जैसे हो गया, वो आप लेके आए, तो आड़ू भी पक जाता है कच्चा भी अगर आपके पास हो तो वो आप प्रॉपर। उसको पड़ा रहने दें तो वो पक जाता है, फिर वो मीठा होकर नरम होना शुरू होता है। लेकिन आड़ू पे जब बाहर निशानात बनने शुरू हो जाए, ये बड़ा एक डेलिकेट सा फ्रूट है। इस फ्रूट की डेलिकेसी को समझते हुए ये ज़रूर देखें कि अगर इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा इस पर बम्प्स आने शुरू हो गए हैं, तो प्लीज़ इसे मत खाएं। अच्छा, अब ये आड़ू फ्रिज में रखने वाला फल है या बाहर रखने वाला है? टोटली डिपेंड्स। अगर आपने आड़ू खरीदा है जो कि कच्चा है, बहुत सख्त है, और आप चाहते हैं कि ये थोड़ा पक जाए और ये मीठा हो जाए, तो आप इसको बाहर रखेंगे। और अगर आप लेके आए हैं जो ऑलरेडी पका हुआ है, नरम है, बिल्कुल आखिरी अपनी उनमें है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं व्यूअर्स, आड़ू की शक्ल ये होनी चाहिए जब आप इसको खाने के लिए तैयार हो, यस। ये उसकी शक्ल होनी चाहिए। और अगर वो रेडी टू ईट है तो आप उसको बेशक फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्रिज में रखा हुआ आड़ू आप 2 से 3 दिन में इस्तेमाल कर क्योंकि सकते जैसे हो। कि केला फ्रिज में रखो तो खराब हो जाता है, Yes, एक peach दिन में ठीक खराब रहता हो है। जाता है। पीच की जो एजिंग प्रोसेस है ना वो स्लो हो जाता है फ्रिज में रखने से, ये मैं ज़रूर कहूँ। अच्छा, तो ये तो हो गई बात क्लियर। अच्छा, आड़ू में कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? सबसे पहला न्यूट्रिएंट तो जैसे मैंने कहा ना, उसकी अपनी एजिंग स्लो हो जाती है। अगर आप अपनी एजिंग प्रोसेस को स्लो करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने आप आड़ू को फ्रिज में खाएं। डाल दें। आड़ू खाएं। अच्छा ओके, मैं समझी कि उसने फखरुन साहब बात तो वही है ना कि जैसे कि अगर फ्रिज को अंदर आप आड़ू को डालते हैं तो उसकी एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है। तो मैं समझी अब ये कहेगी कि इसी तरह अगर आपने अपनी स्किन को एजिंग से रोकना है तो आप फ्रिज में बैठ जाएं। फ्रिज में ना बैठे, तो मर आड़ू भी को जाएंगे खुद ना? में रखें। हाँ? आड़ू को खुद में रखें। आड़ू को मुंह के अंदर रखें। आड़ू को मुंह से खाएं, उसके टेस्ट को इंजॉय करें, और उसके जो टेस्ट पार्ट्स है ना थोड़े से खट्टे मीठे, उस टेस्ट को इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। उसको इंजॉय करने के रीजंस मैं बताती हूँ। सबसे पहले इसके अंदर मौजूद होते हैं बीटा कैरोटीनॉइड्स, क्योंकि उसके अंदर आपके विटामिन ए में जब चेंज होना है ना, उसने आपकी स्किन को एजिंग से भी बचाना है, उसने आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा हो जाना है, और आपकी जो स्किन को इन्हांस करने के प्रोसेस है ना उसको बढ़ा देना है। अब इसमें होता क्या है कि आपकी जो भी लोग इर्द गिर्द हैं जिनको आईसाइट का कोई प्रॉब्लम है, आंखों के इशू से वो गुजर रहे हैं, उनको तो लाजमन चाहिए कि वो पीच खाएं। लेकिन अगर आप खुद को बचाना चाहते हैं, आईसाइट को ठीक करना चाहते हैं, अपनी आईसाइट को इन्हांस करना चाहते हैं, तो ज़रूर पीच खाएं। पीच खाने के बहुत सारे तरीके हैं, वो भी मैं आगे बताती हूँ। एक दफ़ा मैं फ़ायदे उसके बता लूँ। विटामिन सी से ये भरपूर होता है। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, आपकी स्किन को अच्छा करने के लिए, आपको यंग दिखाने के लिए बहुत अच्छे तौर पे आपके लिए काम करता है। बेस्ट सोर्स ऑफ फाइबर है।
लोग आजकल जो आप पता है क्या कर रहे हैं, मार्केट जाते हैं, सिर्फ फाइबर की डाइट्स जो हैं वो ख़रीदते हैं और उनको आके डायरेक्टली कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। जब अल्लाह ताला ने आपको नेचुरल फाइबर, वो भी पीच की फॉर्म में, जो कि इतना मज़े का फ्रूट है, आपको दिया है, तो आप उसको ही डायरेक्टली क्यों नहीं कंज्यूम कर रहे? भाई मैं एक बात बताऊँ, मैं एक मेरी जानने वाली है, उन्होंने नया एक पेज शुरू किया कि 40 के बाद आपको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो मैं वैसे ही उनका पेज की आती रहती है चीज़ें, तो वो बता रही थी कि भाई हर रोज़ आपको इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, उसके अंदर क्रैन मैक्स का एक सैशे डाल के मिक्स करके ले लिया करें ख़वातीन, तो बहुत अच्छा है। देखिए, जब मेरी नानो छोटी होती थी तो 40 साल की उम्र के बाद उन्होंने इसबगोल तो नहीं खाना शुरू किया था। ट्रू। उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने अपनी खुराक में ही मॉडिफिकेशंस की। यस। अब आपको कॉन्स्टिपेशन के लिए अलहदा दवाइयाँ चाहिए, आपको डायरिया की अलहदा दवाइयाँ चाहिए, साथ में सप्लीमेंट्स आप ले रहे हैं और साथ में खाना भी खा रहे हैं, तो इतना सारा कुछ जब करेंगे तो हमारे सिस्टम का क्या हाल होगा यार? तबाह हो जाएगा और तो कुछ भी नहीं होगा। आपने फाइबर अगर लेना है तो फाइबर रिच फ्रूट्स आपके पास इतने सारे अवेलेबल हैं। मैं सिंपल अच्छा, आपको ये फाइबर रिच फ्रूट है? फाइबर रिच फ्रूट है। एक सिंपल सी चीज़ आप समझ लें, जो भी सीजनल फ्रूट आता है ना, अगर आप उसको डेली बेसिस पे पूरे दिन में कोई से 2 फ्रूट खाना शुरू कर देते हैं, आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन जो है ना वो नहीं होगी। स्पेसिफिकली अगर पीच आप ले रहे हो तो इसमें तो ये एक बेनिफिट है। अब बहुत सारे लोगों को ना पीच खाने में ये प्रॉब्लम आ रहा होता है कि इसका टेस्ट जो है ना वो बड़ा टैंगी सा है, इस पे चीनी डालनी है, हमने इस पे नमक डालना है, तो प्लीज़ इस तरह से इसको ना करें। अच्छा, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। मैं टीजर देना चाहती हूँ व्यूअर्स को। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आएंगे और जैसे ही वापस आएंगे आपको ज़ैनब बताएंगी कि किस तरीके से पीच को कंज्यूम किया जा सकता है। वेट लॉस ड्रिंक कैसे बनाएं? वेट लॉस ड्रिंक आड़ू से कैसे बनाई जा सकती है। गर्मियाँ आ रही हैं, आड़ू भी इन सीज़न है, आप आ गई हैं, तो आप इसको किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं व्यूअर्स, जूसर में डाल के उसका जूस निकाल लेंगे जबकि ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आड़ू खाना है तो टिन वाला आड़ू लेके उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। भाई अगर आपने फ्रूट ट्राइफल में आड़ू डालना है तो फ्रेश आड़ू डालें। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, वेट लॉस ड्रिंक आपके साथ शेयर करेंगी ज़ैनब, किस तरह से आड़ू से आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ज़ैनब गोंदल हमारे साथ हैं और ज़ैनब अब उस वेट लॉस ड्रिंक के बारे में आपको बताएंगी जिसका उन्होंने टीज़र दिया था ब्रेक से पहले। वज़न कम करने के लिए हर किस्म का वेट लॉस का हर बार ट्राई कर लेंगे, लेकिन घर में पड़ी हुई चीज़ों को नहीं ट्राई करना। ट्रू। कोई ऑनलाइन कोई चीज़ बेच रहा होगा, फ़ौरन हम उसे ऑर्डर कर देंगे। ईजी लगता है ना हमें ये लगता ही नहीं कि हम खुद केपेबल हैं कुछ करने की और हम खुद अपने लिए ये चीज़ कर सकते हैं, ये स्टेप ले सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने एक ऑर्गेनिक ब्रांड स्टार्ट की। उस ब्रांड पे जो एक चीज़ मैंने बनाई उसमें मैंने वेट लॉस कैप्सूल्स बनाए। अच्छा, वो वेट लॉस कैप्सूल्स में क्या है? किक स्टार्ट है और उसके बाद 5 कैप्सूल्स हैं, बाकी फिर सिंपल कैप्सूल्स हैं। सिंपल कैप्सूल्स है, वो उन सब में नेचुरल और ऑर्गेनिक और हर्बल प्रोडक्ट्स है, उसमें कोई केमिकल नहीं है। अब वही चीज़ आप लोग खुद घर पे बना के यूज़ कर लें। तो आपने और मैंने, याद है वो ऑनलाइन वेट लॉस फक्की बताई थी? यस। उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके कैप्सूल फॉर्म में दिए, लोग अब उसको यूज़ भी कर रहे हैं, उनका वजन भी कम हो रहा है। मेरा पॉइंट ये है कि ज़ैनब घर में हाजिर चीज़ों के साथ आप कर सकते हैं। मसला हम लोगों ने याद है तब भी ये डिस्कस किया था कि लोगों को चीज़ें किचन में से भी उठा के ग्रैब करना और इस्तेमाल करना मुश्किल लगता है, कैप्सूल खा लेना उन्हें आसान लगता है। चलो ठीक है, लेकिन फिर मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपने बाहर से भी चीज़ उठानी है तो नेचुरल उठाएं, ऑर्गेनिक उठाएं। बिल्कुल। पहले अपना हमेशा इलाज नेचुरल से करने की कोशिश करें, फिर अगर मसला हो तो फिर मुस्तनिद डॉक्टर से रुजू करके इलाज करें। बिल्कुल। वजन कम करना आड़ू से कैसे हो सकता है? मज़े की बात यह है कि आड़ू में एक तो कैलोरीज बहुत कम होती हैं। अगर एक मीडियम साइज़ हम आड़ू की बात करें, ऑलमोस्ट उसमें 60 कैलोरीज होती हैं। तो आपने अपने आप को रिड्यूस करने के लिए, वेट कम करने के लिए, हम जो अभी मैं ड्रिंक बताने जा रही हूँ उसको आपने एक प्रॉपर मील से रिप्लेस करना है। अब आप इसको लंच से कर लो तो कमाल ही हो जाएगा। आपने नाश्ता अच्छा किया, लंच में आपने ये ड्रिंक ले ली और डिनर आपने जो है वो अपना किया, तो आप इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स देखोगे क्योंकि कैलोरीज भी हमने कट डाउन कर दी। अब आपने करना क्या, आपने 2 आड़ू लेने नॉर्मल साइज़ के, प्लीज़ छीले बगैर उसके छिलके के साथ सेंटर से कट लगाएंगे, इसको ब्लेंडर में डालेंगे। जो आपका
जग होता है ना जिसमें आप ग्राइंड करते हैं, उसमें डालेंगे दोनों को, उसके अंदर नींबू का रस डालेंगे एक का, और उसके अंदर आप डालेंगे थोड़ा सा काला नमक या पिंक सॉल्ट, जो भी आप डालना चाहो वो डाल सकते हो। तो और इसके अंदर आप पुदीना अगर चाहें तो फॉर टेस्ट इन्हांसमेंट के लिए आप डाल सकते हैं। चीनी, कोई शरबत, कोई सिरप, कुछ भी इसके अंदर नहीं जाएगा। आप डायरेक्टली इसको बहुत सारी बर्फ़ के साथ ब्लेंड करें। इसको ब्लेंड करने में ना 4 से 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि इसका जो छिलका है उसको नरम होने में टाइम लगेगा। आपने जब उसको अच्छे से ब्लेंड करना है ना, आप इसको ग्लास में पोर करो और आप इसको डायरेक्ट कंज्यूम करना शुरू करो। ये आपको डायरेक्ट मील रिप्लेसमेंट है। एडिशन के तौर पे कुछ लोग, अब मील रिप्लेसमेंट का मतलब व्यूअर्स ये है कि उस मतलब आपने एक खाने की जगह उसको खाना है। बिल्कुल दोपहर के खाने को रिप्लेस कर। अगर आप दोपहर को प्रॉपर खाना खा के इसको खाएंगे तो हाँ वो आपको फाइबर देगा और आपको आड़ू के सारे बेनिफिट्स देगा, लेकिन वो आपको वेट लॉस की तरफ नहीं लेके जाएगा। देखिए व्यूअर्स, दुनिया में कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। इवन जो लोग लाइपोसक्शन करवाते हैं अपने जिसामत को कम करने के लिए, वेट को कम करने के लिए, व्यूअर्स उससे आपकी चौड़ाई शायद कम हो जाती होगी, लेकिन तकलीफ उसमें भी है। ट्रू, बल्कि वो शदीद तकलीफ ज़्यादा के है। प्रोसीजर है। अच्छा, आप कोई भी तरीका देख लें, अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है और आपको उसको कम करना है तो उसमें थोड़ा सा व्यूअर्स एफर्ट लगता है। लोग कहते हो या आजकल सारे लोग टीके लगा रहे हैं, भाई लोग जो लोग टीके भी लगा रहे हैं उनको मुंह भी बंद करना पड़ रहा है और अपनी डाइट को भी चेंज करना पड़ रहा है। करनी है। तो ये नहीं है कि कोई लोग अक्सर कहते हैं बताओ तुमने क्या किया है। व्यूअर्स, काश मैं आपको कह सकती कि मैंने ये गोली खाई और मैंने ये वाली ड्रिंक पी और मैं पतली हो गई। व्यूअर्स, कॉम्बिनेशन होती है जैसे कि वो बता रही हैं। इसलिए मैं मील रिप्लेसमेंट को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कोई ये ना कहे हमें अंग्रेजी में समझ नहीं आई या हमें वो नहीं पता चला। मील रिप्लेसमेंट यानी कि लंच की जगह। जी। और अगर आप चाहते हैं तो आप इसी ड्रिंक के अंदर 1 चम्मच अपने चिया सीड्स या तुकमलंगा भी ऐड कर सकते हो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के लिए। अब हमने बात की थी शुरू में कि वैसे डाल ही दें तो अच्छी बात है, क्योंकि होता ये है कि तुकमलंगा, चिया सीड्स आपके पेट को भरी भरी फीलिंग देते हैं। तो जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं, वो फूलता है ना पेट में, तो आपको ज़्यादा देर लगता है आपका पेट भरा हुआ, यानी कि आपको भूख भी कम लगती है, लेकिन हेल्दी अंदाज में। बिल्कुल। अब बच्चों की अगर हम बात कर रहे हैं तो बच्चे पीच नहीं खा रहे। अब बच्चों को खिलाने का तरीका क्या हो सकता है? अगर तो आपका बच्चा इस स्टेज पे है जिसमें उसकी हाइट भी बढ़ रही है, आपने उसकी एज जो है वो ग्रोइंग एज है, उसको स्टडी पे भी फोकस कराना है, सारी चीज़ें आगे करनी निकल आई है। हैं। आगे निकल आए। नौज़ायदा बच्चा, जब छोटा बच्चा, नौज़ायदा नहीं मतलब वैसे कि 6 माह का बच्चा जिसको आपने अब ठोस ग़िज़ा की तरफ लेके जाना है, हर बंदा बच्चे को केला मैश करके खिला देता है, आलू मैश करके खिला देते हैं, बहुत सेब मैश करके खिला देंगे। अच्छा, आड़ू हो गया, खुबानी हो गई, अपना पेयर को हम उर्दू में नाशपाती हो गई। अच्छा, ये चीज़ें नहीं बना के खिलाते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उस स्टेज पे जब आप ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो चेक करें कि 9 माह पे खिलाना है, 8 माह पे खिलाना है, ऑनलाइन हर चीज़ आपको मिल जाती है। बिल्कुल। उस स्टेज पे आड़ू का जायका बच्चे के टेस्ट में बद का हिस्सा बनाएं। एक दफ़ा ट्राई करें, दूसरी दफ़ा कराएं, तीसरी दफ़ा कराएं, बच्चे को इवेंचुअली उस टेस्ट की आदत पड़ जाएगी। चीनी वीनी डाले बगैर प्योर आड़ू जैसे सिखाया हुआ है बच्चे अच्छा, को। मजे की बात उसके ये है बाद कि फिर हम क्या क्या करते हैं कि बच्चा जो इस स्टेज पे होता है ना, हम उसको हर चीज़ मैश करके दे रहे होते हैं। आप बच्चे के लिए ना एक स्पेसिफिक एरिया रख लो। चेयर खरीद सकते हो तो बेहतरीन है, अदरवाइज नीचे ज़मीन पे भी एक थोड़ा सा एरिया कर लो। प्लास्टिक का शीटें मिल जाती हैं बड़ी सस्ती, वो आप उसको वॉश करके साफ करके हर बार रख दिया करें नीचे। आप बच्चे को उस पर बिठाएं। अगर आपको कपड़ों से भी प्रॉब्लम है तो आप बच्चे के कपड़े भी उतार दें। अगर अदरवाइज बच्चे को आप अगर बिब लगा देते हो तो वेल एंड गुड, नहीं कपड़े ख़राब होते, कुछ नहीं होता। बच्चे के हाथ में फ्रूट दें, जो एक वो टच की फीलिंग आएगी ना बच्चे को और फिर वो खुद मुंह में डालेगा, उसकी ईटिंग प्रैक्टिसेस उससे डेवलप हो जाएगी। हम पाकिस्तान में बहुत गलत करते हैं व्यूअर्स। हम अपने बच्चों को, बच्चा बाहर के मुल्क में 1-1.5 साल की उम्र पे खुद खाना खाना शुरू हो जाता है प्रॉपर बैठ के छुरी कांटे से। हम अपने बच्चों को क्योंकि खुद खिलाते हैं तो एज ए रिजल्ट हमारे बच्चे खुद खाना 6-8 साल की उम्र पे सीखते हैं। ऐसे ही है, हम डिले खुद कर रहे हैं उनके मेंटल प्रोसेस को कि बच्चा खाएगा नहीं, हाय बेचारे के अंदर वो बच्चा कम खाएगा। जी, तो आप खुद भी खिलाएं लेकिन उसको खुद खाने भी दें। एग्जैक्टली, आप मॉनिटर करें उसको। आपने कभी पाकिस्तान में देखा है कि 2-3 साल के बच्चे को भी कभी किसी ने ग्रेप फ्रूट दिया हो? नहीं देते, हम देते नहीं। खट्टा है क्यों दे बच्चे को, बच्चे का गला पकड़ा जाएगा। भाई बच्चा खाएगा तो उसकी इम्यूनिटी डेवलप होगी ना। विटामिन सी जितना उसमें इनरिच्ड है, आप बहुत ज़्यादा ना दें, एक पतला सा थिन स्लाइस उसको दे दें,
उसको खाएगा, उसको पता चलेगा कि अच्छा मैंने ये खाना है। बच्चे तो बाहर नींबू भी उनको ट्राई कराया जाता है कि जायका तो पता चले। एग्जैक्टली वो सब खा रहे होते हैं, आप कभी उनको देखें, हर चीज़ में फॉलो करेंगे, अच्छी चीज़ में उनको फॉलो नहीं करेंगे। अब बच्चों को खिलाने का पीच जो बेहतरीन तरीका है वो ये है, एक तो आप ऑफ कोर्स जो है उसको बेक करके सिनेमन के साथ उनको दे सकते हैं, लेकिन चंद बच्चे वो भी नहीं खा रहे होते। आपने क्या करना है, आपने पीच लेना है, उसके छिलके के साथ आपने उसको ब्लेंडर में डालना है, उसके अंदर आप डालेंगे दही, थोड़ा सा शहद और अपनी नट्स और सीड्स जो है ना, बेशक इनकी कोई पेस्ट बना के रख लें या डायरेक्टली आप उसके अंदर ऐड ऑन करें और उसको अच्छे से ब्लेंड करके, बर्फ़ थोड़ी सी डालना चाहते हैं तो डाल लें, अदरवाइज़ इसी तरह से आप बच्चों को दें। इससे क्या होगा, बच्चों की नरिशमेंट भी हो रही होगी, बच्चों का कद भी बढ़ेगा, बच्चों को भूख जो है ना वो भी लगेगी और बच्चे जो हैं वो खेल कूद करते हुए वो खा लेंगे, नट्स भी चले गए, सीड्स भी चले गए, एक फ्रूट भी दिन का चला गया। हमारे यहाँ कॉन्स्टिपेशन जो बच्चों में आ रही होती है ना मोस्ट कॉमनली, उसका रीज़न ये होता है कि हम उनको फ्रूट्स नहीं इंट्रोड्यूस कराते, और फ्रूट्स आपके लिए खाना फाइबर कंटेंट है, जा रहा होता है तो वो आपको अच्छा रहता है। फाइनली कितना खाना है, किस किस को कितना कितना खाना चाहिए? आपने एक दिन में 2 आड़ू बहुत आराम से खा सकते हैं। शुगर पेशेंट्स के लिए बेहतरीन है, वो ज़रूर खाएं। जिनको ब्लड प्रेशर का इशू है वो भी खा सकते हैं, आपके ब्लड प्रेशर को लोअर रखने में बेहतरीन है। कोलेस्ट्रॉल वाले भी खा सकते हैं। बिल्कुल हर बंदा सेफ एंड साउंड इसको फील करके आड़ू को खा सकता है। कोशिश करें कि आड़ू को जो है वो आप खाना खाने से पहले लें, और फ्रूट की हमेशा टाइमिंग जो है ना वो ये रखा करें अपने सोए उठने के तकरीबन 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर, उसके अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है ना वो फ्रूट की आपकी बॉडी में हो रही होती है। तो आप उठते सार 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर खा लें, हो सकता है नाश्ते में खा लें। नाश्ते में तो बेहतरीन है ना, दही का बोल ले लें, उसके अंदर अपने ओट्स डाल लें, चिया सीड्स डाल लें, पीच जो है वो एक साइड पे रख लें या कट करके उसके अंदर डाल लें, इतना मज़े का बन जाता है। अदरवाइज़ अगर आप बच्चों में देना चाहते हैं तो फ्लेवर्ड योगर्ट टाइप आप उसको बना के बच्चे को घर पे दे सकते हैं। आपने उसको ब्लेंड किया, आपने ग्रीक योगर्ट के साथ आपने उसको फ्रीज़र में रख दिया, आइस लॉली टाइप बन गई, आप बच्चे को दे, बच्चा खाएगा जब आप उसको डिफरेंट तरीक़ों से खिलाओगे। थैंक यू सो मच ज़ैनब। और हमने बच्चों की क्यों स्पेसिफिकली बात की ज़्यादा, क्योंकि व्यूअर्स बचपन में जो चीज़ इंट्रोड्यूस की जाती है वो फिर आगे जाके आपकी हैबिट का हिस्सा बन जाती है, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। अब इन्होंने ग्रेप फ्रूट की बात की तो मुझे इसलिए ज़रा चुभी क्योंकि बचपन में कभी ग्रेप फ्रूट ट्राई नहीं कराया, और जब एडल्ट लाइफ में मैंने ट्राई किया तो मैंने उससे एलर्जी डेवलप कर ली। अब ग्रेप फ्रूट मिक्स कोई स्किन पे मैं ग्रेप फ्रूट से रिलेटेड चीज़ नहीं लगा सकती और खा भी नहीं सकती। तो ग्रेप फ्रूट मेरे लिए अब एक ऐसी चीज़ है जो एक अजीब मखलूक है। क्यों? क्योंकि सारा बचपन इवन टीन्स में कभी ट्राई नहीं की। जिस स्टेज पे ट्राई किया आई डेवलप्ड एन एलर्जी टू इट। जबकि मैं ऑरेंज खा लेती हूँ, लेमन खा लेती हूँ, लाइम खा लेती हूँ, बस वो एक चीज़ है, उससे प्रॉब्लम है। सो व्यूअर्स, फाउंडेशन बच्चों का जो ये स्टेज होता है ना, कि ये फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज होता है। उनकी सेहत को आप सिक्योर इस स्टेज पे कर लेंगे तो मेरी एज पे, ज़ैनब की एज पे आके मसाइल भी कम होंगे। तो आड़ू ज़रूर खाएं। और अब ब्रेक की तरफ जाए, ताकि ब्रेक के बाद जब हम वापस आएँ तो हम जो इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे है उसकी मुनासबत से बात भी करेंगे और कुछ ब्रिलियंट लोगों से आपकी मुलाकात भी कराएंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। भाई हमने अपने बहुत ही ब्रिलियंट फायर फाइटर्स, फायर रेस्क्यूअर्स से तो मुलाकात करनी ही है, उनको ट्रिब्यूट भी पेश करना है। मैंने कहा जल्दी से किचन मुका देते हैं क्योंकि फिर मैंने इधर फोकस पे आ जाना है, तो फिर मैंने उधर नहीं जाना। जी शेफ अफना साहब। जुगर हमारे देखें लाहौरी चने बिल्कुल रेडी हैं। मुर्ग चने जो हमने तैयार किए हैं बहुत ज़बरदस्त से बने हैं। देखिए उसके ऊपर बहुत अच्छे से ऑयल वगैरह सब जिस तरह हमें बाज़ार से मिलते हैं बिल्कुल उसी तरह के। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और आज के दिन की मुनासबत से आप हमारे जो इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट टीम ऑफ गेस्ट बैठी हुई है, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी उनके इंट्रोडक्शन से पहले? मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं इनकी आज बात भी ज़रूर सुनूंगी कि जिस तरह आपने मुझे पहले कहा कि ये हमें गाइडेंस देंगे, तो ये ज़रूर हमें इन सब, बल्कि मैं तो कहूँगी अपने बच्चों को भी ये प्रोग्राम आज ज़रूर दिखाएं ताकि उनको भी ये गाइडेंस मिले। और ये लोग जो काम करते हैं ये वाकई हीरोज़ हैं, क्योंकि दे आर ट्रू हीरोज़ मेरी जान। और बात ये कि आप ये देखें, अपनी जान लिटरली हथेली पे रख के और भूल जाना कि अपनी जान हथेली पे, और अंदर घुस जाना। जलती हुई बिल्डिंग से तो लोग भागते हैं,
ये उसके अंदर जाते हैं, बिल्कुल अपने आप को बचाने के लिए नहीं, हमें बचाने के लिए। के लिए बिल्कुल। तो प्लीज़ रियलाइज व्यूअर्स कि हम जब हीरोज़ की बात करते हैं ना, तो आज हमारे साथ हमारे नेशनल हीरोज़ हैं। देखिए जंगी हालात में ऑफ कोर्स हमारी आर्म्ड फोर्सेस हमेशा फ्रंट लाइन पे खड़ी होती हैं हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन डे टू डे लाइफ में जो इमरजेंसीज होती हैं, जो मामलात होते हैं, वहाँ पे तो फिर यही लोग हैं ना जो हमें सेव करते हैं। अभी मैं यही ब्रेक में बात करी थी कि जहाँ पे हम ट्रैफिक पुलिस को इतनी उनकी रिस्पेक्ट और रिगार्ड करते हैं, अपनी रेगुलर पुलिस की इतनी रिस्पेक्ट और रिगार्ड करते हैं, हमारी जो इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विसेज होती हैं, मेडिकल सर्विसेज होती हैं, तो ये लोग तो हमारे लिए लिटरली अपनी लाइफ को एट रिस्क डाल के, और हर बार जब ये आग में घुसते हैं कोई गारंटी तो नहीं है कि व्यूअर्स ये लोगों को जब निकालेंगे तो उसके साथ खुद भी निकल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि बार बार अंदर जाना होता है। खैर ये तो आप लोग मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, आज हमारे साथ हमारे रियल हीरोज़ हैं। तो हमारे साथ इनायत बलोच साहब हैं, इमरजेंसी ऑफिसर। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। आज का दिन आपको बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। देन प्यारी सी शाजिया परवीन हमारे साथ हैं, लीड फायर रेस्क्यूअर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वैसे आपसे मैं ज़रूर शाजिया ज़रा आगे जाके पूछूंगी कि जब बेटी माशाल्लाह होती है घर में और जब माशाल्लाह प्यारी, और उसको किस तरह इजाज़त मिल गई है काम करनी, मैं तो ये भी पूछ रहे हैं इनसे, लेकिन अभी 2 लम्हे के बाद। देन ऑफ कोर्स हमारे साथ हैं मुदस्सर सलामत, फायर एंड डर्ट रेस्क्यूअर। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एंड देन ऑफ कोर्स मोहम्मद आसिम जावेद जो फायर एंड डर्ट रेस्क्यूअर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आप सबको आज का दिन बहुत मुबारक हो, और तहे दिल से हम सब की तरफ से, नॉट जस्ट पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क या जुगन काजिम, मेरी फैमिली, पूरे पाकिस्तान की तरफ से आप सबका शुक्रिया। थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू डू। और हम सारी ज़िंदगी भी आप लोगों का शुक्रिया अदा करें तो नहीं पूरा कर सकते, क्योंकि वो कहते हैं ना, जिस इंसान ने एक जान भी बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो आप तो वो भले लोग हैं, वो फरिश्ते हैं जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजे हैं। सो गॉड ब्लेस यू। मैंने कहा हम टेक्निकल चीज़ों की तरफ आएंगे, शुक्रिया ना रह जाए तो वो पहले अदा कर दूं। अच्छा इनायत भाई, थोड़ा सा आज के दिन को मनाने का मकसद, ये तो हमें पता है कि आप लोगों को खराज तहसीन पेश करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन ये तो बहुत पहले से चलता आ रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम बात करें तो 1998 में ऑस्ट्रेलिया में एक बुश फायर केस आया जिसमें 5 फायर फाइटर्स जो हैं उनकी डेथ हुई, और 99 में उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए ये डे जो है वो मनाया गया। और फिर ये तब से अब तक जो है 4 मई को ये डे मनाया जाता है। स्पेशली फायर फाइटर्स, जिस तरह आपने बात की है कि फायर फाइटर एक ऐसे जवान हैं, चाहे वो पाकिस्तान की बात करें, दुनिया भर की बात करें, आज सबको एक खराज तहसीन, बिल्कुल ऐसे है, और खराज तहसीन पेश करते हैं उनकी खिदमात को। और उनकी आपने जिस तरह बात की कि जहाँ पर लोग फायर केस में वहाँ से बाहर जा रहे होते हैं और ये आग में कूद पड़ते हैं दूसरों की जान बचाने के लिए, एक जज्बे के साथ, एक लगन के साथ, एक हिम्मत के साथ, एक अपनी एक प्रोफेशनल जो सलाहियतों का जो वो वहाँ पे मुजाहरा करते हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ बचाते हैं, अपनी जानों की परवाह नहीं करते, और लोगों की ज़िंदगियों के साथ साथ उनकी इमलाक का भी ख्याल करते भाई हैं। आप लोगों के माँ बाप और हस्बैंड्स एंड वाइफ्स का बड़ा हौसला है, बड़ा हौसला है भाई बहनों का आपके। देखिए पूरी फैमिली के लिए, मैं भी एक सेकंड के लिए ना, एक लम्हे के लिए मुझे सोचा है कि मेरा बेटा हमजा 20 साल का है, अगर वो मुझे कहे मैंने फायर फाइटर बनना है तो मेरी एक्चुअली आंखों में आंसू आ गए खौफ के मारे। तो मैं सलाम पेश करती हूँ आप लोगों की फैमिलीज़ को। बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी बात है जो आप काम करते हैं। बिल्कुल ऐसा है। और ये जो एक फायर फाइटर है, अगर हम बात करें, और ये एक कोई भी शख्स जब तक उसके अंदर ये जज्बा नहीं है कि दूसरों की ज़िंदगियां बचाना है, उसे पता है। क्योंकि नायब पे देखें उस वक्त मौके पे व्यूअर्स एक बात सोचें, उस वक्त जब आग लगी होती है, पैनिक की सिचुएशन होती है, बिल्कुल ये लोग वहाँ पे आते सेव करने के लिए हैं, लेकिन इनको लोगों की हाइपर बातें भी सुननी पड़ती हैं, लोग पैनिक में होते हैं। कोई माँ एक औरत को, माँ जो है वो किसी फायर फाइटर को पीट रही है कि भाई जाओ मेरे बच्चे को, अब सारी चीज़ों को मैनेज करना, और फिर उसके बाद उनको सेव करने के बाद भी ये लोग तो चले जाते हैं, तो शुक्रिया तक इनको सुनने का मौका नहीं मिलता इन भले लोगों को। ये तो अपना काम, वो कहते हैं ना, मैं थैंकलेस इस तरह से नहीं कह रही, ऑफ कोर्स अल्लाह ताला तो अजर देता है, थैंकलेस इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उस वक्त जो सिचुएशन और कंडीशन होती है, देखिए हॉस्पिटल में कोई बीमार होता है, कोई मसला होता है, वो जब बेहतर हो जाता है तो उन डॉक्टर्स को जाके सब शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों तक कौन आके थैंक यू कहता है कि जी आपने बचाया? वो तो ख़त्म हो गई, किसी ने किसी वीडियो में कह दिया कि फायर फाइटर्स ने बड़ा।
अच्छा काम किया। तो आप लोगों का काम तो बिल्कुल एक तरह से थैंकलेस है, क्योंकि मौका ऐसा होता है कि उस वक्त जब लोगों को शुक्रिया अदा करने से, शुक्र है आप लोग आ गए, उस वक्त जल्दी करें जल्दी करें, जाहिर ही पैनिक की सिचुएशन होती है। तो आप लोग सबकी ड्यूटीज़ अलहदा है। शाजिद जी अपना बताएं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या आता है मैम? कोई भी फायर इमरजेंसी आती है वहाँ पे हम लोग जाते हैं और वहाँ पे मैं अपनी टीम की को लीड करती हूँ और बर वक्त हम वहाँ आप पे टीम लीडर हैं हाँ माशाल्लाह। जी लीड करती हूँ, उनकी रहनुमाई करती हूँ अपनी टीम की, और बर वक्त हम आग को बुझाने की कोशिश करते हैं इस मामले में कि सो आप बेसिकली मौके पे पहुंच के हाँ पूरी जी। चीज़ को जैसे कि मैनेज करती हैं, मैनेज और करती हैं। जैसे कि हमारे ड्रामों में डायरेक्टर होता है तो आप डायरेक्टर होती हैं उस हाँ वक्त। जी, अगर कोई मतलब कि अगर कोई आग बढ़ी है तो कोई और हमें रिसोर्सेज चाहिए तो हम पीछे से हम रिसोर्सेज वो भी आप मैनेज जी करती मैं हैं। मैनेज तो बेसिकली यू हेड द होल थिंग माशाल्लाह। ओके, व्हाट अबाउट यू मुदस्सिर, आपका क्या, आपकी जिम्मेदारियों में क्या आता है? जी मैं फायर रेस्क्यूअर हूँ। मेरी ज़िम्मेदारी है, जो मैंने अपना प्रोफेशनलिज्म में सीखा हुआ है वो फायर सीन पे जाके हमने उसको पेश करना होता है और पूरी लगन और जज्बात के साथ हमने फायर को बुझाना होता है, लोगों के इमला को सेव करना होता है। यार चूल्हा भड़क जाए ज़रा सा तो जान निकल जाती है आग से। जब आग में जा रहे होते हो आप, डर नहीं लगता? सच बोलना, नहीं, एक्चुअली नहीं खौफ ये आता? इसमें हमारी तरबियत ऐसी हुई है, हमारी तरबियत और दूसरा हमारा जज्बा है ये एक कि घर की तरबियत और एक फिर इदारे की जी तरबियत। अदारे की तरबियत। व्हाट अबाउट यू, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या आता है बेटा? मैडम मुझे 8 साल हो गए रेस्क्यू को ज्वाइन किए हुए, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस पर फ़ख्र है। मैंने बहुत दफ़ा बहुत से लोगों को वैक्यूट किया है। रिसेंटली मैंने कैदी इंडस्ट्री स्टेट में एक फायर केस था, वो बहुत ज़्यादा फायर थी, तो वहाँ भी था, स्मोक भी था इधर, तो कॉल आई कि विक्टिम ट्रैप हो गए हैं। मैं गया रिसेंटली वहाँ पे जाके देखा, अपनी सेफ्टी को इंश्योर करते हुए मैंने 2 विक्टिम को वैक्यूट किया, फिर उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया। उस वक्त हम ये नहीं सोचते, मैं ये सोच रहा हूँ कि हमने उनको बचाना है। कि भाई अगर 2 बज गए तो बाकियों को कैसे बचाएं? उस वक्त ये नहीं होता कि चलो जी शुक्र है तो, क्योंकि हर क्योंकि जान अल्लाह की ताला ने वैल्यू है। जी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया किसी एक इंसान की जान बचाना किसी की किस्मत में आता है ये। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो सर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या आता है? जी मैम, ऑपरेशन को मैं देखता हूँ यहाँ पर फायर केसेस जो हमारे हैं, वो हम जो बिल्डिंग क्लैप्स हैं, वो हम जो भी डिज़ास्टर का जितने भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं मैं उसको लीड करता हूँ यहाँ पर। और अगर हम आज के दिन के हवाले से बात करें, अब फायर फाइटर डे है, और अगर हम पंजाब के हवाले से बात करें इस वक्त हमने रेस्क्यू 1122 ने 2,88,000 एमरजेंसीज़ को डील किया है, माशाल्लाह, जिसमें बहुत मुबारक हो आपको, इसका क्रेडिट भी आप सबको बिल्कुल जाता है। ऐसे। और उसमें 786 अरब रुपए की जो है वो नुकसान होने से लोगों का बचाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पर फायर फाइटर्स जानों की परवाह किए बगैर दूसरों की मदद के लिए हरदम तैयार रहते हैं। यहाँ तक कि जब हमें कॉल आती है और हमारे जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पे कॉल आती है, एक लम्हा ज़ाया किए बगैर जो एक हमारा जो सिस्टम है वो उसका मेकनिज़म इस तरह का है कि फ़ौरन व्हीकल को वो कॉल डिस्पैच कर दी जाती है। ठीक है। ये नहीं है कि पहले कॉल वो जो डिस्पैचर है वो सुने और उसके बाद फिर व्हीकल को मूव करवाए, बल्कि जो कॉलर है उसकी कॉल व्हीकल के साथ ही डिस्पैच कर दी जाती है और ये उसी वक्त मूव हो जाते हैं। वंडरफुल। ताकि एक लम्हा ज़ाया ना हो, उनकी ज़िंदगियां बचाने में वहाँ पर पहुँचें और उनकी जानो माल की हिफाजत करें। लेकिन इनायत भाई ये गलती हो जाती है, जैसे कि मैं अभी बात आप लोगों से ही पूछने लगी थी, बल्कि मैं आपको कह देती हूँ व्यूअर्स के बेहतरीन तरीका अपने फायर फाइटर्स को, इस पूरे डिपार्टमेंट को खराज तहसीन पेश करने का ये है कि आप लोग सीख लें कि किस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं उनके पहुँचने तक। बड़ी दफ़ा इनायत भाई ये तो हमने पढ़ा भी है कि अगर मौके पे लोगों ने चीज़ को मैनेज कर लिया होता तो आप लोगों के पहुंचने तक चीज़ काफ़ी हद तक कंट्रोल करना ज़्यादा आसान हो जाती। बिल्कुल ऐसे। तो आज आप हमें उससे रिलेटेड भी गाइडेंस देंगे? जी बिल्कुल। तो आ जाइए आप लोग, इनायत भाई आपकी टीम जैसे भी आप लोगों ने करना है, मैं उधर आ जाती हूँ। ठीक है। और आप इधर ही हैं, चलो मैं अपनी सहेली के साथ यहाँ बैठ जाती हूँ, ताजिया जी के साथ। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया मैम कि हमेशा आग अगर बात करें तो छोटे पैमाने से ही स्टार्ट होती है। एक तो चाहे वो ऑफिस हैं, चाहे फैक्ट्रीज़ हैं, घर हैं, यहाँ तक कि सब लोगों को। अच्छा नायब भाई, अब आपने हमारे व्यूअर्स को गाइड करना है। बिल्कुल ठीक है। मैं तो सुन रही हूँ और शाजिया जी हैं ना मुझे बताने के लिए। सही।
तो एटलीस्ट जो है ये फायर एक्सटिंग्विशर जो हैं ये हमारे ऑफिस में, घरों में ज़रूर होने चाहिए, और ना सिर्फ होने चाहिए, बहुत सारी जगहों पर अगर ये लगे होते हैं लेकिन तरीका इनका इस्तेमाल का नहीं आता, जिसको हम तो फायर एक्सटिंग्विशर भी कहते फायर हैं। एक्सटिंग्विशर ये लाल कहते हैं। रंग के लगे तो होते हैं, लेकिन कसम से भैया मुझे नहीं, मैं उसको देखती हूँ, मैं कहती हूँ उसको इस्तेमाल कैसे करना है। अच्छा, घर में रखा हुआ है और कब से सोचा हुआ है कि कहीं जाके कोई ट्रेनिंग कुछ सीखें, तो चले आज मुझे भी समझ आ जाएगी। बिल्कुल। और ये भी जो मैं- बड़ा वाला है ना, इस तरह के 2 हैं मेरे पास घर पे जी। कि कोई मौके पे, लेकिन किसी को इस्तेमाल नहीं करना था। सॉरी व्यूअर्स, मेरे से भी गलती हो जाती है, तो आज मेरे लिए भी गाइडेंस हो जाएगी। जी बिल्कुल। और इसमें यह है कि घरों में ये मौजूद होने चाहिए और सबको इसका इस्तेमाल का तरीका भी आना इनायत भाई, चाहिए। ये कहाँ से अवेलेबल होता ये हर जगह पे अवेलेबल हैं और इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, और बल्कि अगर आपके प्रोग्राम के थ्रू जो है मैं बताना चाहूँगा तमाम देखने वालों को कि पंजाब में कोई ऐसा ज़िला नहीं है जहाँ पे रेस्क्यू स्टेशन मौजूद ना हो, कोई ऐसी तहसील नहीं है। अब तो टाउन लेवल पर भी हमारे ये रेस्क्यू स्टेशन मौजूद हैं। आपको 16 कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप 1122 पे कॉल करें तो आपको, और बल्कि भैया आप जो वो भी गाइड करे थे वो भी हमारे व्यूअर्स जी को बिल्कुल। बता दें। और आप उन स्टेशंस पर जाकर अगर आप ग्रुप की सूरत में जाते हैं तो हम इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स भी वहाँ पे रजिस्टर्ड करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और वहाँ पर भी जाकर ये चीज़ें सीखी जा सकती हैं। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में कहीं पर भी आप हैं तो आप, अगर आपके मोबाइल में बैलेंस भी नहीं है तो फ्री कॉल आपकी 1122 पे आप जस्ट डायल करते हैं, कोई कोड मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके, चाहे वो मेडिकल की इमरजेंसी है, आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत है, चाहे आपको फायर व्हीकल की ज़रूरत है, तो आपके पास वहाँ पर रेस्क्यूअर्स बर वक्त पहुँचते हैं। तो ये व्यूअर्स, एक बात क्लियर करने के लिए 1122 आप कॉल कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान में। कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे अभी 1122 नहीं पहुँचा या पहुँचने वाला है, वहाँ पे आप 16 भी कॉल कर सकते हैं। बट 1122 कॉल करें और आपको इमीडिएटली, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा कि देखिए लोग 1122 फ़ोन कर देते हैं, मैंने जब इंट्रोडक्शन किया ना तो कहा 1122 कॉल कर देते हैं, जबकि फायर का अलहदा नंबर है। फिर आपने मुझे आके करेक्ट किया कि ये होता था कि 16 नंबर होता था और अभी भी है, लेकिन 1122 पे कॉल करें। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मतलब सारे प्रोविंसेस में, कुछ जगहों पे जैसे अभी बलूचिस्तान साइड पे डेवलप हो रहा है, KPK में भी मजीद उसके ऊपर वर्किंग हो रही है, बट 1122 आप कॉल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ऑल ओवर 1122 पे- पाकिस्तान। जी बिल्कुल, आप कॉल कर सकते हैं, वहाँ पर जो है सर्विसेज मौजूद हैं। और पंजाब में जो है वो भी तमाम, ना सिर्फ ज़िला में, तहसीलों में, बल्कि टाउन लेवल पर भी रेस्क्यू स्टेशन मौजूद हैं। और रेस्क्यूअर्स जो हैं वो अपना 7 to 8 मिनट का रिस्पांस टाइम जो है वो मेंटेन करते हुए एवरेज वहाँ पर पहुँचते हैं। और फायर एक्सटिंग्विशर की बात हम कर रहे थे, मुख्तलिफ साइज़ में मौजूद होते हैं, और ये एक ड्राई केमिकल पाउडर का एक है जो कि डिफरेंट जो है आग को, हर एक आग को एक ही उस तरीके से नहीं बुझाया जा सकता, ताहम ये एक मल्टीपर्पज़ है कि आप मुख्तलिफ आग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल सा एक फार्मूला, पास का फार्मूला यूज़ किया जाता है कि आप, ये हमारे रेस्क्यूज़ हैं, ये इनका अपना एक टर्न आउट गियर है। जब मूव होते हैं, जब कॉलर कॉल करता है, इमरजेंसी की कॉल करता है, और उसके बाद हमारे फायर फाइटर जब वहाँ पे रिस्पॉन्ड करते हैं, तो ये Looking very वहाँ handsome, पर बेटा। पहुँचते हुए अपना Looking very प्रॉपर nice, जो है माशाल्लाह। टर्न आउट गियर जो है वो उसको ऑन कर लेते हैं, अपनी बट सेफ्टी को इतनी इंश्योर गर्म, करते अभी हैं। तो गर्मियों में फिर इनका क्या हाल हो, एक तो ऑलरेडी अंदर आग होती है, ऊपर से गर्मी, तो ये तो इतनी ज़्यादा लेयर्स हैं। एक्चुअली जो मैम एक पर्सनल प्रोटेक्टिव आपके इक्विपमेंट्स होते हैं वो आपकी सेफ्टी के लिए हैं। ठीक है। तो वहाँ पर जहाँ फायर केस है, कहीं पर कोई फैक्ट्री को आग लगी है, तो वहाँ पर एक्सट्रीम लेवल पर जो है हीट हो सकती और है। ये स्पेशल मटेरियल का बना हुआ है। बिल्कुल ऐसा है जो कि इनको हीट प्रोटेक्शन देता है। नहीं, क्योंकि असल में भैया आजकल इस तरह की जैकेट्स भी आई हुई है ना, जी। तो वो जैकेट हीट रेजिस्टेंट और हीट से आपको नहीं बचाती। बिल्कुल। ये इनका स्पेसिफिक गियर है, बिल्कुल। इसलिए ये मत सोचे कि घर में आग लगी हुई है तो जैकेट चढ़ा के आप अंदर घुस जाएं। इट्स डिफरेंट। बिल्कुल। फायर एक्सटिंग्विशर को जो है वो उठाएंगे जो है आसिम जावेद। ये एक आग बुझाने का आला है जिसे हम कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। ये एक DCP है। अगर आप देखें तो इसके लिए सिंपल हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं पास का। तो सबसे पहले इसमें एक सेफ्टी पिन है, ये लगी हुई है, तो हम इस सेफ्टी पिन को पुल करते हैं, पुल द सेफ्टी अच्छा। पिन। इस पिन को निकाला जाता है ताकि जो है प्रॉपर तरीके से हम इसे प्रेस कर सकें लीवर को। ठीक So, है, इसको वो करें। बेसिकली लॉक्ड है, क्योंकि हाँ। लोग ऑब्वियसली घर में बच्चे होते हैं, 100 चीजें होती हैं, ऐसे। खेल तमाशे। ठीक हो अच्छा, गया, ये एक हमारा साइड। उतर गया। ये ठीक। अभी सेफ्टी पिन को जो है वो किया गया है, तो अब ये
अभी प्रेस नहीं करना यहाँ पे, क्योंकि स्टूडियो है, हम इसको डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे नहीं नहीं, आप करेंगे। बेशक जमीन पे दिखा दें हमारे व्यूअर्स नहीं, को, वो तो ज़रा कि हम थोड़ा कर सा देंगे सर, आप करें, हम करेंगे साफ। थोड़ा सा जो है वो इस तरह का माहौल हो जाए, सफोकेशन हो सकती है। मैं चाहती हूँ कि क्योंकि आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जो चीज़ चाहिए आप करें, सफाई सुथराई करना हमारा जस्ट काम आपको है। एक तरीका उसका बता देते हैं कि आपने ये जो सेफ्टी पिन है इसको आपने यहाँ से निकाल लेना है, नीचे से आप इसको उठाएंगे, कैरी करेंगे, और इसकी जो आगे नोज़ल है आप उसको आगे से यहाँ से इसको पकड़ेंगे। जो एक सीट ऑफ फायर है, जो बेस है फायर की, उसकी उस तरफ आपने एम करना है। Aim होता the ये seat कि of देखिए fire. ना, मैं भैया आपकी अगर आप इजाजत दें, जैसे कि आग सारी यहाँ पे लगी हुई है, आप ये देखें व्यूअर्स, जैसे कि पूरी जगह पे आग लगी हुई है, लेकिन आग की जड़ ये है। बिल्कुल आप इधर फोकस करें। लोग क्या करते हैं, पानी साइडों पे फेंकना शुरू कर देते हैं, जो खुदा ना खास्ता, तो आपने जो सेंट्रल जगह है सीट ऑफ फायर उधर बिल्कुल डालें। है। जैसे अगर जमीन पे इलेक्ट्रिकल, लेकिन भैया कभी कभी पता भी तो नहीं चलता कि किधर से आग शुरू हुई है। बड़ी दफ़ा बहुत भड़की हुई आग होती है। जी बिल्कुल, उसमें अच्छा, होते हैं? कोशिश करनी चाहिए। कुछ आमतौर पर लोग ये समझ रहे होते हैं कि स्मोक के ऊपर जो है वो फायर फाइटिंग शुरू कर देते हैं, तो वो जो है अगर आप ऐसा करेंगे तो वो सीट ऑफ फायर तक अगर वो चीज़ आपकी नहीं पहुंचेगी तो फिर आप आग को नहीं बुझा पाएंगे। सो कोशिश करें जो उसकी बेस है फायर की, जहाँ पे आग लगी हुई है, तो वहाँ तक अप्रोच करें, क्योंकि अभी ये घर के लेवल पर, ऑफिस पर जो छोटी आग है उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी आग तब आपने उसकी कोशिश करनी बिल्कुल ठीक है। तो आप उसका इस्तेमाल इस तरह करें कि आप उसकी तपश से भी बचें, हीट से भी बचें, और एक फासला रखते हुए आपने इसमें पी से हमने पुल द सेफ्टी पिन कर लिया, अब ए से हम एम द सीट ऑफ फायर हमने कर और लिया। जो बंदा ये कर रहा है वो मेहरबानी से आवाज लगा के बाकी घर वालों को तब तक बाहर निकाल दे। आग जब तक भड़क के बर्बादी नहीं फिर जाती तब तक लोग नहीं निकलते बाहर। जी बिल्कुल, डर ऐसा के मारे के हमारा फर्नीचर पड़ा हुआ है, हमारा जेवर पड़ा हुआ है। आई मीन जहन्नुम में जाएं ये चीजें, बिल्कुल जान ऐसा- सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ऐसा है। जब भी आप फायर एक्सटिंग्विशर को उठाते हैं या आपको पता चलता है कहीं पर कि आग लगी है, स्मोक आपने देखा, तो आप आवाज़ लगाते हुए ही जाएं कि आग आग आग, ताकि ऑफिस में अगर मौजूद हैं कुछ दूसरे फायर, रूम्स में फायर, फायर है, या आग, आग, बिल्कुल आग, उनको ठीक है। ताकि पता चले। ठीक है और आपने अपने होशोवास में रहना है, परेशान नहीं होना। आप मुख्तलिफ जगहों पे आग को देख कर लोग परेशान हो जाते हैं, बल्कि वो अपने आप को कमरों में भी बंद कर लेते हैं। तो आपने बाहर की तरफ जाना है, वो वक्त है कि आप सेफली जो है इवैक्यूएट हो सकते हैं, तो आपको वो करना चाहिए। तो आपने फिर उसके बाद जब एम द सीट ऑफ फायर कर लेते हैं, तो फिर आपने उसके जो एक लीवर है उसको स्क्वीज़ करना है, उसको दबाना है। आप उसको जब दबाएंगे तो इसमें से जो पाउडर है वो निकलेगा, तो आपने उसको एक फैला देना है, आपने स्वीप कर देना हाँ, है बस एक ही जगह में वैसे करके आपने आग के spread ऊपर, करते हैं। बिल्कुल ऐसा है, ताकि अगर वो साथ साथ भी एरिया को आग लगी हुई है तो आपने उसको सारा कवर कर देना। अब व्यूअर्स इधर तक तो आपका काम है, उसके बाद क्या करना है? फायर नहीं कंट्रोल में आ रही भैया, अब जी, क्या करें? जी। अब उसके बाद, क्योंकि उसके बाद का रद्द अमल कोई सीधा नहीं करता। जी बिल्कुल ऐसा है। देखें, जब भी आप अपने लेवल पर जिस तरीके से आपने बात की है कि दूसरों को भी बताएं, तो इसी तरीके से आप कोशिश करें कि आप दूसरों को साथ मिलकर उनसे कहें कि वो 1122 पे कॉल करें। वो 1122 पे कॉल करें ताकि इदारे को हेल्पलाइन कॉल पर जो है कॉल चली जाए और वहीकल वहाँ पे डिस्पैच हो जाएं, जबकि आप उधर फायर फाइटिंग कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि अब आग इस लेवल पे बढ़ गई है, कि भड़क गई है, और तब आपको फिर वहाँ से इवैक्यूएट हो जाना चाहिए, ना सिर्फ खुद को बल्कि सब जो वहाँ पे फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी जो वहाँ से इवैक्यूएट कर लेना चाहिए। अच्छा जी, और दैट्स इट फॉर द ठीक। अच्छा, अब मेरे बच्चे भी अगर आ जाएं तो मैं चाहूँगी कि आप लोगों का मैसेज भी हमने, बल्कि वो अगर खड़े में तो पहले होते हैं, मैं चाहूँगी कि आप लोग हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज या कोई पैगाम दें, क्योंकि देखिए आज आप लोगों का दिन है। तो मैं शुरू करती हूँ सर से, फिर मैम की तरफ, और आप दोनों बॉयज़ भी सोचें, यंग लोगों को इंस्पायर करना है इस तरफ लाने के लिए। अगर कोई आप लोगों को प्रॉब्लम्स या दिक्कत होती हैं तो आपने व्यूअर से कोई रिक्वेस्ट करनी है तो ज़रूर, ये मैं आपको इसलिए प्लेटफॉर्म आई वांट टू गिव दिस टू यू सो यू कैन से। तो इनायत भाई आपसे शुरू करते हैं, आप क्या कहना जी बिल्कुल। रेस्क्यूअर तो चाहे दिन हो या रात, आंधी हो या तूफ़ान, ज़लज़ला हो या आग, हादसा हो या सानिया, हर वक्त हर लम्हे ज़िंदगियाँ बचाने के लिए ख़ुद को तैयार रखते हैं। लेकिन ये 50% है, और 50% ये है कि जो लोग हैं, ख़ास तौर पर कहीं फैक्ट्रियां हैं, ऑफिसेज हैं, वो भी अपने आप को इस फायर के लिए तैयार करें। बिल्कुल। तो जो एक बिल्डिंग सेफ्टी एक रेगुलेशंस हैं 2022, उसमें अमल दरामद करते हुए तमाम जितने भी इदारे हैं, ख़ास तौर पर हाई राइज बिल्डिंग आप देखें कि वक्त के साथ साथ हाई राइज बिल्डिंग बढ़ रही हैं। अब बाहर से पानी फेंकने का दौर नहीं है, अब वहाँ पे अप्रोच करना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है, लोगों को वहाँ से निकालना पड़ता है। तो अगर कोई बिल्डिंग ऐसी है जहाँ पर
एक्सटर्नल स्टेयरकेस नहीं है निकलने के लिए वेंटिलेटेड, या अगर हाइड्रेंट नहीं है तो वो बिल्डिंग महफूज नहीं है। और वो बिल्डिंग बंद और सील हो जानी चाहिए बिल्कुल है। बेसिकली, बिकॉज अल्टीमेटली व्यूअर्स, वही वाली बात जो मैंने शुरू में कही, आग अल्लाह माफ़ी दे 1 या 2 दफ़ा ही ज़िंदगी में कभी लगती है। ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान बहुत प्रोन है तो शायद हो, तो जो मौका अल्लाह ना करे ज़िंदगी में 1 या 2 दफ़ा ही आना है, तो उसकी तैयारी के साथ तो आगे बढ़े, क्योंकि ये डिज़ास्टर्स में शामिल होती हैं। आप क्या पैगाम देंगी शाजिया जी? मैं यही पैगाम दूंगी कि अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए जो भी आपने अपने काम करना है घर में, अगर घर में हैं तो आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करें, और अगर आप चूल्हे पे काम कर रही हैं, अगर आपने चूल्हा ख़त्म कर लिया है तो गैस की जो लीकेज है उसको चेक करें। ऐसा ना हो कि आप गैस खुला छोड़ जाएं तो वो अचानक से लाइट ऑन करें, ब्लास्ट हो जाए। इन छोटी छोटी चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है ताकि आप भी सेफ रहें और हम भी मतलब सेटिस्फाइड। और आप भी सेफ रहें ना, आपकी सेफ्टी भी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज आपने जान हथेली पे रखी हुई है, हमारा फर्ज तो नहीं बनता ना कि हम उसको टेस्ट करते रहें। हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको फैसिलिटेट करें। जैसे मैं हमेशा पोलियो वर्कर्स के बारे में कहती हूँ कि वो आपके दरवाजे तक आते हैं आपको कतरे पिलाने के लिए, आप उधर से ही मोड़ देते हैं उनको कि बच्चा ही नहीं है कोई घर में। क्यों भाई? आपकी सेफ्टी, आपके बच्चों की प्रोटेक्शन, आप लोगों की सेफ्टी के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, तो अपना 50% तो आप डालें ना। जी मेरा बेटा, आप क्या देना चाहोगे? मैडम ये है कि जैसे घरों में अब करते हैं लोग, लूज वायरिंग होती है, हाय, उसकी वजह से ज़्यादा शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं, जिसकी वजह से डेथ भी हो रही हैं, लोग ट्रैप हो जाते हैं। फिर जो गैस होती है वो खुला वाल छोड़ जाती है, जब गैस कट ऑफ हो जाती है, जब दोबारा आती है। रिसेंटली मैंने एक केस किया है। बेटा अपना ये खोलोगे थोड़ा सा ताकि आपकी आवाज़ आ जाए मेरे। हाँ, थैंक यू मेरा बेटा, थैंक यू। आप भी बेटा खोलो थोड़ा सा। हाँ जी बिल्कुल। मैंने मैडम एक फायर केस किया था वावड़ा टाउन वाली साइड पे। वो रोज़ों की बात है, वो क्या किया उन्होंने, सप्लाई गई है गैस की, वो छोड़ के चले गए। जब दोबारा ये सप्लाई, वो गैस अंदर जमा होती रही रूम के अंदर, कितना को बुरा वो ब्लास्ट इतनी ज़्यादा हो गई कि जब उन्होंने आके स्विच को ऑन किया ना, वो शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ है। तो बस तक उनका सामान तक वो कमरे से बाहर चला गया था। अल्लाह फिर हमने बंदे को सेफली तरीके से निकाला है, अच्छा सेव हो गया था। शिफ्ट किया है, फायर कंट्रोल की है, क्योंकि फर्स्ट हमारा इक़दाम होता है लाइफ को सेव करना, बिल्कुल उसके बाद हम मालियत को देखते हैं। बिल्कुल, वही तो बात है ना इस तरह व्यूअर्स। ये छोटी छोटी मैडम जो नेग्लिजेंसी होती है ना, केयरलेसनेस, ये इंसान को बड़ी दूर तक ले जाती है। इस पे हमने कंट्रोल कैसे करना है, इसकी ट्रेनिंग करनी चाहिए। और देखिए तो हम आप awareness लोग करते तो हैं इसकी। जा जाके भी लोगों को स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी, स्कूलों में जा जाके आप गाइडेंस दे रहे हैं। तो बात ये कि व्यूअर्स, अगर ये लोग स्कूलों में जाके हमारे बच्चों को गाइडेंस दे रहे हैं, तो हम माँ बाप होते हुए तो अपने बच्चों को और घर के सारे लोगों को, इंक्लूडिंग अगर घर में कोई स्टाफ वगैरह काम करता है, सबको गाइडेंस दें ताकि सारे महफूज रहें। फाइनली मुदस्सर बेटा, आप क्या मैसेज देंगे? पब्लिक अवेयरनेस देना चाहूँगा कि हमने ऑन लोकेशन होकर फायर को कंट्रोल कर लेना है, तो लिहाजा हमारे पहुंचने तक कुछ 50% आप दें, बाकी का 100% हम देंगे। लेकिन इसी दौरान जब हम रोड पे होते हैं तो हमें ट्रैफिक के बहुत से जो होते हैं मुश्किलात आती हैं कि हमें रास्ता नहीं मिलता। तो अवेयरनेस ये है कि जैसे ही एमरजेंसी सर्विस आप देखें तो कोशिश किया करें कि सबसे पहले इनको रास्ता दे, ताकि हम बर वक्त अपनी कार्रवाई जाके मुकम्मल कर सकें। थैंक यू सो मच बेटा। और इन्हीं की बात में ऐड करूंगी, और फिर उसके पीछे ना लग जाए ताकि ये लोग तेज़ जा रहे हैं तो हमारा भी रास्ता बन जाएगा। खुदारा प्लीज़ मूव टू द साइड, उनको अपना काम करने दें। आपको जहाँ पे भी जाने की जल्दी है, उनको किसी की जान बचाने की जल्दी है। सो प्लीज़ व्यूअर्स, हम अपना हिस्सा डालें ताकि ये लोग जो कॉन्स्टेंटली हम लोगों को बचाने के लिए, हमें सेव करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, कम से कम इनको भी तो लगे ना कि हम भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया आपका भी शाजिया जी बहुत शुक्रिया। आप दोनों बच्चों का भी अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपको सेफ रखे। व्यूअर्स, आज हमने फाइटर्स को ट्रिब्यूट पेश किया, आप भी पेश करें। हज़ारों पोस्ट लगाते हैं, आज इन लोगों को खराज तहसीन पेश करें जो उस वक्त हमारी मदद करते हैं जब हमें इस चीज़ की भी होश नहीं आती कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें। सो गॉड ब्लेस ऑल द फाइटर्स ऑफ पाकिस्तान, ऑफ द वर्ल्ड। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।